हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी बोर्ड बूस्टर क्लास 12th की सीरीज में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग वापस से एक लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमारे दो चैप्टर्स, जिनका नाम है बच्चे द लास्ट लेसन एंड द रैट ट्रैप। अब इससे पहले कि मैं इन चैप्टर्स को शुरू कराऊं बच्चे, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किए थे समरी नोट्स, राइट। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग मुझे बता दीजिए अगर इफ़ यू गाइज वांट समरी नोट्स। और मुझे समरी नोट्स पर बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि मैम हम सब लोगों को समरी नोट्स चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों के समरी नोट्स बनने शुरू हो गए हैं एंड प्रोबेबली आपको एक दो लेक्चर के समरी नोट्स आज में ही मिल जाएंगे, आज ही अपलोड हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। क्वेश्चंस इकट्ठा करके आप लोगों के लिए समरी नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच्चे एक्स्ट्रा लग सकता है टू गेट योर समरी नोट्स प्रिपेयर्ड एंड देन अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू। बट येस, दिस थिंग इज अंडर प्रोसेस एंड ये जो अंडर प्रोसेस बच्चे चल रहा है, इसके द्वारा आपको ये समरी नोट्स जो है ये मिल जाएंगे। Probably you will get 1 or 2 lecture notes today itself और बाकी आप लोगों को विद टाइम आगे मिलता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों के समरी नोट्स की दिक्कत नहीं है, लेक्चर का मेथड भी आप लोगों के साथ क्लियर है। सेकेंड चीज बच्चे, सिंस टुडे इज थर्सडे, आज हम लोगों की बात हुई थी हम लोगों को लाइव क्लास करनी है ना, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल कंस्ट्रेंट, ठीक है, कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट की वजह से ये लेक्चर आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब आज लाइव नहीं हो पाया। बट नेवर माइंड, आई एम रिकॉर्डिंग इट टुडे इटसेल्फ, तो मैं अभी ज़्यादा डिले में नहीं हूँ, ठीक है। आप लोगों का बच्चे अब लाइव लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा, बिकॉज हमारे पास लाइव के लिए एक स्लॉट है, दैट इज ऑन थर्सडे, क्योंकि उस दिन बच्चे आप लोगों की क्लास जो है वो बिल्कुल जल्दी होती है। सो उस टाइम पे वो 4 बजे से शुरू हो जाती है आप लोगों की क्लास। दैट इज़ वाई हमारे पास थर्सडे एक स्लॉट है जिसमें आप लोगों का लाइव लगाया जा सकता है। टेक्निकली मेरी दूसरे दिन पे क्लास होती है एट द टाइम जब आपकी क्लास की रिकॉर्डेड सेशन डलता है, और फिर सैटरडे आपका आई थिंक एक बीच में फ्राइडे कल जो पड़ रहा है, दैट इज 26 जनवरी, आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, राइट। तो आप लोगों के साथ मेरा लाइव बच्चे इस वीक तो नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये लाइव की बच्चे मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीक नहीं तो सही अगले वीक तो लाइव बच्चे आप लोगों के साथ मेरा हो ही जाए, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन लेके आप लोगों को पहले थिंग ऑफ ब्यूटी में और आंट जेनिफर्स नहीं माय मदर एट 66 में जो भी डाउट्स थे बच्चे पोम के रिगार्डिंग, वो मैं दोनों आप लोगों के ले सकूं, राइट। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने करना है द लास्ट लेसन और द रैट ट्रैप। ये दो चैप्टर्स बच्चे हमारी आज के क्लास का टारगेट होने वाले हैं। हम लोग दोनों चैप्टर्स को इन डिटेल करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे या फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फॉर्मेट बच्चे बिल्कुल पिछली क्लास की तरह चलेगा, पहले हम लोग दोनों लेसन्स करने वाले हैं और उसके बाद हम उन दोनों के क्वेश्चंस को देखेंगे, राइट। आप लोगों को अगर ये मेथड ओके था कि हम लोग पहले दोनों चैप्टर्स कर ले उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कर ले, तो वेरी गुड है। नहीं है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम चैप्टर के बाद ही क्वेश्चन करा दो, तो वैसे कर लेंगे। बट मुझे ऐसा फीजिबल लगता है कि एक बार आप चैप्टर्स को समझ लीजिए तो आपके दिमाग में ऑल्टरनेटिव स्टोरीज सेट हो जाएंगी। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप अपनी मेमोराइजेशन को यूज करके, आप अपने दिमाग को यूज करके सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज पेपर के टाइम पे भी बच्चे आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, तो वो चैप्टर्स कैसे होंगे, उन्हें कैसे करना है, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आता रहेगा। तो बच्चों, आइए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हमारी। हमने लास्ट क्लास में थिंक ऑफ ब्यूटी एंड लॉस्ट स्प्रिंग किया था बच्चे, जो हमने इन डिटेल कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग द लास्ट लेसन और द रैट ट्रैप करने वाले हैं। और इससे पहले बच्चे आप लोगों को आपका राइटिंग स्किल का लेसन जो है, या जो आप लोगों का जो कि पीपीटी नहीं क्या कहते हैं उसको, लेक्चर, वो आप लोगों को मिल चुका है। तो आई होप यू गाइस आर डन विद दैट एज वेल। मेरे पास बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है, वो कैसे करें। तो बच्चे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी आई थिंक आपका लास्ट जो लेक्चर होने वाला है, टोटल हमारे 12 लेक्चर्स हैं, तो उसके अंदर बच्चे जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर है वो डेजिग्नेटेड है आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। तो जहां पर मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो सब आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब आज की क्लास से बच्चे हमें क्या शुरू करना है, आज की क्लास में हमें करना है द लास्ट लेसन और द रैट ट्रैप। सबसे पहले बच्चे हम लोग शुरू करेंगे द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉरेट। तो बच्चे, ये चैप्टर जो है ना, ये फ्रांस की स्टोरी है, ठीक है। कहाँ की स्टोरी है बच्चे, ये फ्रांस की स्टोरी है। और फ्रांस में भी कहाँ पर, जब बच्चे फ्रांस की वॉर चल रही थी प्रशिया के साथ या प्रूशिया के साथ, आपकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप ले सकते हैं। तो बच्चे, प्रूशिया क्या था उस टाइम पे, प्रूशिया एक अलग अलग कंट्रीज का एक बड़ा किंगडम हुआ करता था, जिसके अंदर बच्चे जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगेरी जैसी कंट्रीज इसके पार्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय पे बच्चे हमारी फ्रांस की एक वॉर होती है प्रूशिया के साथ, जिसे फ्रैंको प्रूशियन वॉर बोला गया है, जिसके अंदर फ्रांस जो था बच्चे वो डिफीट हो जाता है, वो हार जाता है। एज ए रिजल्ट फ्रांस के दो बॉर्डरिंग टाउन्स जो थे बच्चे, एल्सेस और लोरेन,
ठीक है। एल्सेस एंड लोरेन, ये जो दो टाउन थे यहाँ के, ये दोनों टाउन्स जो है बच्चे ये डायरेक्टली प्रशियन कंट्रोल के अंडर आ जाते हैं। और ये दोनों टाउन जैसे ही प्रशियन कंट्रोल के अंदर आते हैं, वो उस समय आते ही यहाँ से बच्चे जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना इन लोगों की, उसको बैन करके यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जो है वो इम्पोज कर देते हैं। वो कहते हैं कि कल से यहाँ पे हम लोग जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिखाएंगे और यहाँ पे अब से जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल कराया जाएगा। एज ए रिजल्ट इनके जो टीचर थे बच्चे मिस्टर एम हैमल, ठीक है, जो इनके टीचर थे मिस्टर हैमल, इनको भी बोल दिया गया कि आप जो है कल के कल ये देश छोड़कर चले जाइए, बिकॉज जब तक आप यहाँ रहेंगे तो लोगों में शायद वो विद्रोह की फीलिंग आती रहे। तो मिस्टर एम हैमल जिन्होंने 40 ईयर्स सर्व किया था, कितना बच्चे 40 ईयर्स सर्व किया था यहाँ पर, उनको ये जगह छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, जो उनके लिए बड़ी ही दुखद बात है, बड़ी ही दुख की बात है। और इसी वजह से यहाँ पर बच्चे इनकी स्टोरी में आज इनका एक लास्ट लेसन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बच्चे ये चैप्टर लिखा गया है बाय अल्फोंस डॉडेट। आपको बस ये याद रखना है कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और स्टोरी राइटर थे। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट हिम एंड नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, पेपर में भी यही लिखना है। अब बच्चे बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का, तो बच्चे ये स्टोरी उन दिनों में सेटअप है जब मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांस और प्रूशिया की वॉर चल रही थी। दैट इज द ईयर 1870 और 1871। ये वो टाइम था बच्चे जब फ्रांस को डिफीट कर दिया था प्रूशिया ने, एंड एज ए रिजल्ट प्रूशिया ने एक रूल पास किया था इन द टाउन्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, ये बोलते हुए कि इन टाउन्स के अंदर अब यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, दिखाने के लिए कि भैया क्योंकि अब तुम हमारी कॉलोनीज हो, वी हैव एनेक्स्ड यू, हमने तुम्हें कैप्चर कर लिया है, तो माय कंट्रोल इज गोइंग टू बी देयर ओवर। Prussia was led by Otto von Bismarck, Prussian statesman and the first chancellor of Germany. और Prussia was the then consisted of what are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तो ये आप लोगों को पता होना जरूरी है कि स्टोरी में जो प्रूशिया पढ़ रहे हो ये रशिया नहीं है भैया, ये प्रूशिया है, ये रशिया नहीं है। रशिया में एक पी एक्स्ट्रा नहीं लगाया है यहाँ पर। प्रूशिया अपने आप में यूरोप का एक पार्ट है बच्चे, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी हुआ करते थे उस समय पर। आज के टाइम पर ये प्रेजेंट नहीं है। ये स्टोरी बच्चे उस समय की है जब फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन वर ओवरटेकन बाय प्रूशिया, और यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जो थी वो इम्पोज करी गई थी फोर्सफुली। ठीक है, ये एक फोर्सफुल इम्पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पर ये फोर्सफुल क्या है, इम्पोजिशन है ऑन द जर्मन पीपल हेयर, फ्रेंच पीपल हेयर, एंड द पीपल वर डीपली शैटर्ड बिकॉज इट वाज अ शॉक टू देम कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज जो है अब उन्हें उनके टाउन में नहीं सिखाई जाएगी। एंड एवरीबडी हैड अ सेंस ऑफ रिपेंटेंस। ठीक है, सबके अंदर एक सेंस ऑफ रिपेंटेंस था कि ये भगवान जी हमने क्या कर दिया। तो बच्चे यहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है एक मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम, अच्छा स्टोरी में क्या क्या दो मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं बच्चे। एक तो होने वाला है आपके पास स्टोरी में बच्चे फ्रांस, और एक होने वाले हैं आपके पास मिस्टर एम हैमल। तो बच्चे ये फ्रांस कौन है, फ्रांस एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है जो इस स्टोरी के अंदर एक मेजर रोल प्ले करेगा। और उस दिन ये बच्चा जो था ये स्कूल जाना छोड़ने वाला था बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द स्कूल दैट डे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर एम हैमल जो है वो इनके फ्रेंच टीचर है। ठीक है, इनके फ्रेंच टीचर हैं। ये नेचर में बच्चे बड़े ही स्ट्रिक्ट और स्टर्न से थे। ठीक है, पूरी क्लास में बच्चों को डांटते रहते थे और बड़े ही अनोइंग से लगते थे बच्चों को। तो ये फ्रांस जो है बच्चे उस दिन ये लेट था स्कूल के लिए। ठीक है, और इसको डर लग रहा था कि यार एक तो वैसे ही मैं स्कूल के लिए लेट हूँ, ऊपर से मैंने टेस्ट की तैयारी भी नहीं करी है, तो मिस्टर एम हैमल जो है मेरे को बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं उस दिन क्लास में। तो वो बताते हैं लिटिल फ्रांस इज लेट फॉर स्कूल। तो ये छोटा बच्चा जो था फ्रांस, ये उस दिन स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था। ही वॉज सपोज टू प्रिपेयर विद पार्टिसिपल्स। उस दिन इसके स्कूल में एक टेस्ट था पार्टिसिपल्स का। एक तो वैसे ही वो स्कूल के लिए लेट, ऊपर से उसने पार्टिसिपल्स के लिए प्रिपेयर भी कुछ नहीं किया था। ही वॉज अफ्रेड कि उसके स्ट्रिक्ट टीचर एम हैमल जो है वो उसको डांटेंगे, एक तो वो लेट, और जब टेस्ट लिया जाएगा तो वो कुछ स्कोर नहीं करेगा तो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मिस्टर एम हैमल वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स, जिसका उसे एक भी आंसर नहीं आता होगा। दैट इज वाई ही वॉज ड्रेडेड टू गो टू स्कूल। वो क्या था, ही ड्रेडेड स्कूल दैट डे। ठीक है, उसको डर लग रहा था कि यार आज के दिन स्कूल नहीं जाता हूँ, एक तो वैसे ही लेट हूँ, ऊपर से प्रेपरेशन भी कुछ नहीं है, आज स्कूल गया तो पक्का डांट पड़ जाएगी। अब उसके अलावा बच्चे उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी अपने आसपास जो उसे स्कूल जाने से रोक रही थी, जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी, और उसका मन कर रहा था कि छोड़ ना यार आज स्कूल नहीं जाते।
उसे क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा था बच्चे? उसे प्रूशियन सोल्जर्स जो वहां पर ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल का मतलब है जो वहां पर मार्चिंग कर रहे थे, उनको देखकर उसको लगा कि यार छोड़ नहीं जाता स्कूल। उस दिन डे बहुत ही वार्म और ब्राइट था, ओपन फील्ड थी, वहां पर एक सॉ मिल थी, ठीक है, सॉ मिल बेटा जहां पर आपकी लकड़ियाँ कटती हैं, और आपके बर्ड्स वर चर्पिंग, और उस दिन बर्ड्स जो थी वो चर्प कर रही थी पेड़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमारे फ्रांस सोचता है कि छोड़ यार, इतना सब कुछ तो द डे इज सो गुड, द डे इज सो इंजॉयबल, व्हाई शुड आई गो टू स्कूल एंड गेट स्कोल्डेड बाय मिस्टर हैमामल, छोड़ स्कूल नहीं जाते। लेकिन समहाउ ही रेजिस्टेड हिज टेम्पटेशन, कहीं ना कहीं उसने अपनी ये जो डिज़ायर थी उसे कंट्रोल किया और सोचा कि छोड़ यार चला ही जाता हूँ स्कूल, और भाग कर उसको लगा कि चल जैसा भी है स्कूल चला ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो बेटा कहीं ना कहीं उसका जो इंस्टिंक्ट था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका जो इंस्टिंक्ट था वो उसको स्कूल ले ही गया, कि डिस्पाइट नोइंग द कंडीशन कि आज स्कूल जाने का माहौल नहीं है, मूड नहीं है, वो फिर भी स्कूल जाता है। अब स्कूल के रास्ते में बच्चे टाउन हॉल पड़ता है, और टाउन हॉल के आगे ना एक बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड लिखा लगा हुआ है, और बुलेटिन बोर्ड बच्चे वो जगह है जहां पर हमेशा से टाउन में कुछ भी होता था तो वो न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे आ जाती थी। एंड फॉर ईयर्स, इतने सालों से इनका बुलेटिन बोर्ड जो है वो हमेशा से सारी की सारी बैड न्यूज़ ही देता है। तो जब हमारा फ्रांस बुलेटिन बोर्ड के सामने से जा रहा था तो वो मन में यही सोचता है कि यार पता नहीं इस बार क्या बुरा लिखा होगा हमारे बोर्ड के ऊपर, गॉड नोज व्हाट नेगेटिव थिंग और व्हाट बैड थिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ। अब पता नहीं क्या ही खराब होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी दी सैड न्यूज नाउ। अब पूरा जो क्राउड था बच्चे वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के आसपास है, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी तो जागती है देखने की कि वहां पर क्या लिखा है बोर्ड पे, आज क्या छपा है, लेकिन वो वहां नहीं जाता, बिकॉज उसे पता है कि कुछ ना कुछ बुरी ही न्यूज होगी। लास्ट 2 साल से जब तक वॉर एरिया में, आप वॉर टोन एरिया में हो, जब तक आप वॉर वाले एरिया में हो, चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट या द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमेशा बुलेटिन बोर्ड पे आई हैं। अब फ्रांस वहां से चलते चलते यही सोच रहा था कि इस बार पता नहीं क्या मैटर है कि लोग इतना इकट्ठा हुए हुए हैं। उतने में ही बच्चे क्या होता है, वहां पर एक ब्लैक स्मिथ वॉचर खड़ा था, ठीक है, एक लोहार खड़ा था वॉचर, और वो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने हेल्पर के साथ वहां पर खड़ा था। और जब वो फ्रांस को वहां से जाते हुए देखता है तो वो उसे कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब बच्चे ये बहुत 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 जरूरी स्टेटमेंट है कि वॉचर ने यह स्टेटमेंट क्यों बोली और फ्रांस ने इसको कैसे लिया। तो हमारा जो वॉचर था उसने बोला बेटा कि बेटा फ्रांस डोंट गो सो फास्ट बब, और बच्चे यहाँ पर बब जो है ना वो प्यारा मतलब लिटिल चाइल्ड के लिए यूज किया गया है कि इतनी तेज मत जाओ बच्चे, तुम पहुंच जाओगे स्कूल टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा, लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। एक्चुअली आई हैव सिवियर थ्रोट पेन एंड अ बिट ऑफ कोल्ड, तो मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को चेंज लगे तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। हाँ, तो वो कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैक स्मिथ था ना, उसने ये बात आउट ऑफ कंसर्न बोली कि बेटा तू पहुंच जाएगा स्कूल टाइम पर, इतनी टेंशन मत ले। लेकिन फ्रांस जो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट है, जिसको नहीं पता बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है या क्या न्यूज़ आई है, उसको ये लगता है कि जो वॉचर है ब्लैक स्मिथ जो है इज टॉन्टिंग हिम। उसको ऐसा लगता है कि वो उसे टॉन्ट कर रहा है कि अच्छा बेटा अब तो स्कूल के लिए इतना लेट हो ही चुका है, तू पहुंच जाएगा स्कूल, अब तूने इतना टाइम वेस्ट कर ही दिया है तो अब और स्कूल जाकर क्या करेगा। तो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ ने बड़े कंसर्न में बोला था कि बेटा तू पहुंच जाएगा, चिंता मत कर। लेकिन हमारा वॉचर जो है उसको, सॉरी जो हमारा फ्रांस है उसको ये लगता है कि जैसे वॉचर उसको टॉन्ट कर रहा हो। अब जैसे ही हमारा लड़का स्कूल पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि स्कूल का जो सीन है बच्चे वो यहाँ पर बहुत ही अनयूजुअल है, नॉर्मल डे से बिल्कुल अलग। आज स्कूल में इतनी शांति है जैसे मानो एक संडे मॉर्निंग हो, जैसे ऑफ हो स्कूल का, जैसे स्कूल की छुट्टी हो, बिल्कुल वैसा साइलेंस स्कूल के अंदर पसरा हुआ था। नो यूजुअल कमोशन, कोई हसल बसल नहीं है, कोई शोर नहीं है बच्चों का, बिल्कुल शांत स्कूल हो रखा है। नो रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, बिकॉज नॉर्मली में क्या होता है बच्चे, जनरली अगर आप क्लास में जाओगे नॉर्मल डेज के अंदर क्या होता है, नॉर्मल डेज के अंदर बच्चे रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और रेगुलर बसल होती है क्लास के अंदर, ठीक है, हमेशा शोरगुल होता है। चिल्ड्रन लर्निंग लेसन्स
लर्निंग लेसन्स इन यूनिजन, बच्चे जो हैं वो अपने कानों पर हाथ रख के साथ में लेसन्स लर्न कर रहे होते हैं। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क हो रहा होता है, लेकिन ना तो बच्चे उस दिन कोई रैपिंग ऑफ रूलर ऑन द टेबल था, ना बच्चे लेसन लर्न कर रहे थे, ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क थी, एंड ऑल वर सीटेड। और जब वो क्लास तक पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी सीट से उठा हुआ नहीं है। और आज तो क्लास में मिस्टर एम हैमल भी वॉक कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर एम हैमल इन दी क्लास। और वो नोटिस करता है कि आज तो मिस्टर एम हैमल भी क्लास में है, तो उसको बड़ा ही एम्बैरेस फील हो जाता है कि यार सैड, बिकॉज फ्रांस ने एक्सपेक्ट किया था कि वो क्लास के अंदर कमोशन के बीच में घुस जाएगा, जब क्लास में शोर मच रहा होगा तो वो छुपके से आएगा और अपनी सीट पर जाके बैठ जाएगा। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसको रियलाइज हुआ कि बच्चे तो भैया ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। मिस्टर एम हैमल क्लास में अपना टेरिबल रूलर अपनी बाजू के नीचे लेकर घूम रहे हैं। एनवायरनमेंट जो है बच्चे क्लास का वो थोड़ा सा टेंस्ड है, बड़े हालात टाइट लग रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रांस को बड़ा ही एम्बैरेस फील होता है कि यार शिट, मुझे परमिशन लेके क्लास में घुसना पड़ेगा। तो वो मिस्टर हैमल से परमिशन लेता है और अब उसे लगता था कि मिस्टर एम हैमल उसको डांट देंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी टू हिज एक्सपेक्टेशन ही वाजंट बीइंग स्कोल्ड फॉर गेटिंग लेट। इस बार मिस्टर एम हैमल ने डांटा नहीं उसको और बड़े प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। और बड़े प्यार से बोलते कि जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देते। तो देखा जाए तो मिस्टर एम हैमल वाज वेटिंग फॉर एवरी चाइल्ड टू बी देयर इन द क्लास, ताकि ही शुड डू जस्टिस टू द लैंग्वेज, कि सब लोग जब क्लास में होंगे तभी वो फ्रेंच लेसन को स्टार्ट करेंगे। अब जब फ्रांस क्लास में आके बैठा, अभी तक वैसे ही वो बेचारा इतना फ्लस्टर्ड था, वैसे ही वो इतना एम्बैरेस था कि यार ये क्या हो रहा है क्लास में। उतने में वो नोटिस करता है कि आज मिस्टर एम हैमल ने कुछ अलग ही कपड़े पहने हुए हैं। आज मिस्टर एम हैमल इज वियरिंग इज स्पेशल ड्रेस। उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, रेड ब्लैक सिल्क कैप पहनी है, जो पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, जो जनरली बच्चे वो संडेज को या फिर इंस्पेक्शन डेज पर पहनते हैं। इंस्पेक्शन, तो वो नोटिस करता है कि ये कपड़े तो बच्चे वो कपड़े हैं जो मिस्टर एम हैमल या तो इंस्पेक्शन डेज पर पहनते हैं या संडेज पर पहनते हैं। तो मिस्टर एम हैमल को देखकर वो यही सोचता है कि यार आज इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, बट ही वाज नॉट एबल टू फाइंड आउट द रीजन दैट व्हाई मिस्टर एम हैमल वाज वियरिंग सच क्लोथ्स। पहली बात तो बुलेटिन बोर्ड के बाहर इतनी भीड़, फिर स्कूल में आया तो स्कूल में इतनी शांति, स्कूल में शांति के बाद अब वो देखता है कि मिस्टर हैमल ने कपड़े भी अलग पहने हुए हैं। उसके बाद वो ये भी नोटिस करता है कि उसके पीछे में क्लास की जो बैक बेंचेस है ना बच्चे, ठीक है, वो नोटिस करता है कि बैक बेंचेस जो जनरली खाली होती हैं आज वहाँ पर लोग बैठे हैं, और ऑर्डिनरी लोग भी नहीं, उनके गांव के लोग वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे लास्ट बेंचेस को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। बच्चे क्लास में चुपचाप आगे बैठे हैं और ओल्ड आदमी लोग पीछे बैठे हैं। कौन कौन बैठा था बच्चे? ओल्ड हॉजर बैठा था, फॉर्मर मेयर बैठा था, फॉर्मर मतलब प्रीवियस, इनसे पहले वाला जो इनके टाउन का मेयर था वो बैठा था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और ये हमारा फ्रांस नोटिस करता है कि सबके चेहरे पर ना एक सैडनेस है, ठीक है, वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ना हर इंसान के चेहरे पर एक सैडनेस है। एंड उसने ये देखा कि सब लोग जो है अपने प्राइमर्स लेकर आए हुए हैं, यानी अपनी बचपन की किताबें लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी तक फ्रांस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्लास में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, ठीक है। तो अब उसको लगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मिस्टर एम हैमल तैयार हैं, क्लास में इतनी शांति है, बैक बेंचेस में पुराने लोग मतलब ओल्ड पीपल बैठे हैं, क्या हो रहा है ये। तो मिस्टर एम हैमल अपने बड़े ही ग्रेव और जेंटल टोन में फिर अनाउंस करते हैं कि माय चिल्ड्रन, ये आप लोगों का लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक ऑर्डर आया है बच्चे बर्लिन से कि आज के बाद सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और वो कहते हैं कि आज से ही आज ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, आपके नए मास्टर कल आ जाएंगे। तो ये बच्चे आप लोगों की लास्ट फ्रेंच क्लास है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बड़े अटेंटिव हो जाएं और बड़े ध्यान से इस क्लास को सुने। अब जैसे ही हमारा फ्रांस ये बात को सुनता है उसके लिए तो वो क्या 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 हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया भाई। और वो बोलता है कि इट वॉज अ थंडर क्लैप टू फ्रांस, बेसिकली इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हिम कि, और वो यही रियलाइज करता है कि यार आज मैं ये फ्रेंच लेसन मिस करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू मिस द लास्ट फ्रेंच लेसन। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसे सब चीज़ें रियलाइज होती हैं, दैट वाई पीपल आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, ठीक है, वाई इज एवरीबडी गैदर्ड हेयर, वाई आर the children sitting very quietly, why Mr. M Hamel is there in the class, why is he wearing his special dress। एक एक करके he understood everything कि ये क्लास के अंदर
क्या हो रहा है। और दिस थिंग वाज अ थंडर क्लैप टू फ्रांस। वो कहता है मेरे लिए ये बात एकदम शॉकिंग थी कि आज इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू मिस इट। मैं अपना लास्ट फ्रेंच लेसन आज एनी हाउ मिस कर देता, बट लकीली आई हैव नॉट मिस द लेसन, थैंक गॉड दैट आई एम देयर इन दी क्लास। अब यहाँ पर बच्चे वो रिग्रेट करता है और वो कहता है कि यार मेरे लिए मेरी किताबें जो एक न्यूसेंस थी, मेरे लिए मेरी किताबें जिन्हें मैं आज अपनी परेशानी समझता था कुछ समय पहले, जिनको मैं बहुत भारी समझता था उठाना, मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स एटसेट्रा, ही सेज अब वो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं कि भले ही मेरी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, मेरे दिल में ज़रूर रहेंगे, उनकी इज्जत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। इसी तरह अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो मेरे पुराने दोस्त हैं जिनको मैं गिव अप नहीं कर सकता। तो बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी होती है इंसान को जो चीज़ करने के लिए मना की जाए इंसान वही करता है। अब जैसे यहाँ पर आज बोल दिया कि आपसे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो एकदम से फ्रेंच की इज्जत होने लगी। इससे पिछले दिन तक फ्रेंच की धज्जियाँ उड़ा रखी थी घर के अंदर। फ्रेंच को कोई इज्जत नहीं मिल रही थी घर में। मिस्टर एम हैमल एंड द आइडिया कि मिस्टर एम हैमल वाज गोइंग अवे, कि जिन्होंने 40 साल इन्हें सर्विस दी है, पढ़ाया है, उसके बाद मिस्टर एम हैमल को भी वो लोग कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी उस वजह से, उस रिग्रेट की वजह से हमारा जो लड़का था फ्रांस, वो भूल जाता है मिस्टर एम हैमल के गुस्से के बारे में, कि वो कितने क्रैंकी है, वो कितने इरिटेबल है, वो कितने जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो सब भूल जाता है। बिकॉज उसको लगता है कि यार मतलब जैसे भी वो टीचर है, ही इज़ अ टीचर एंड टीचर्स आर लाइक दिस। और उसको रियलाइज होता है कि आई फील वेरी वेरी बैड कि आई वोंट गेट अ चांस टू स्टडी फ्रॉम मिस्टर एम हैमल अगेन। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिस्टर एम हैमल बात करते हैं कि व्हाट इज द लव फॉर हिज नेशन, कि यहाँ पर अपने देश के लिए क्या प्यार था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर हमारे फ्रांस को सब समझ में आता है कि ये उस लास्ट लेसन के ऑनर में, ये उस लास्ट लेसन के ट्रिब्यूट में ही है कि मिस्टर एम हैमल ने अपने संडे क्लोथ्स पहने हैं, यानी इतने डेकोरेटेड क्लोथ्स पहने हैं, क्योंकि ये उनका तरीका है अपनी लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देने का, उसे श्रद्धांजलि देने का। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भी बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेकर कि जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने भी स्कूल निगलेक्ट किया। एंड दे आर ऑल्सो टू पे रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। बिकॉज जो टीचर 40 साल से पढ़ा रहा है उसने गाँव के लोगों को भी पढ़ाया होगा और अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। शोइंग रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए जो अब उनकी रही ही नहीं थी। अब यहाँ पर मिस्टर एम हैमल एक एक करके जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो फ्रांस को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि चलो पार्टिसिपल्स को बोलकर दिखाओ। अब फ्रांस जिसने प्रिपेयर नहीं किया था पार्टिसिपल्स को, वो बड़े मन से कोशिश तो करता है कि वो बोल पाए, लेकिन ऑब्वियसली उसने प्रिपेयर नहीं किया था तो वो नहीं बोल पाता और फिर ऐसे सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। फ्रांस थॉट ही वुड स्पीक कॉन्फिडेंटली, लेकिन स्टार्टिंग में ही वो वेरी फर्स्ट वर्ड में ही मिक्सअप हो जाता है एंड ही वॉज सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक एंड कुड नॉट फेस मिस हैमल। तो यहाँ पर उसे बड़ा ही शेमफुल फील हो रहा था कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो मैं शायद लास्ट में अपना जो बिट है वो दे पाता, काश लास्ट के अंदर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबके आगे रख पाता, काश मुझे भी वो मौका मिलता। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिस्टर एम हैमल उसे डांटते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बेटा ये तेरी गलती नहीं है, इट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। वो कहते हैं कि यहाँ पर लोग ऑफ एल्सेस जो है ना, वो लोग लर्निंग को कल पे टाल देते हैं, आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों वाली बात इनकी आइडियोलॉजी है। तो इससे ये लोग जो है ना बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये लोग कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों पे चीज़ों को टालते जाते हैं कि अरे अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। इसे दे से वाह वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वो कहते हैं अभी तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। और पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चों को फील्ड्स पर भेज देते हैं। इस चीज़ में पेरेंट्स की भी क्या गलती कहूँ, मैं खुद भी इस चीज़ में गलत हूँ कि मैंने भी तुम्हारी क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया। इस चीज़ में खुद बच्चों को पानी, अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए भेज देता हूँ, छुट्टियाँ दे देता हूँ जब मुझे फिशिंग जाना होता है। तो इसे कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैंने भी तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज को निगलेक्ट किया है। तो इसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती मेरी भी है, गलती तुम्हारी भी है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। और यहाँ पर बेसिकली वो एक लाइन कहते हैं, वी हैव अ ग्रेट डील, वो कहते हैं कि वी हैव अ ग्रेट डील टू री अप्रोच ourselves with।
और वो कहते हैं वी हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद, अभी हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन से बाहर आने का, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बिकॉज आपको अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती, सामने वाला आपको आकर बोलेगा, आपको बोलेगा कि भाई तुम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम्हें खुद की ही लैंग्वेज नहीं आती, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर फाइट, तुम्हारी रिटेलिएशन का बेस क्या है, तुम्हारी लड़ाई का अस्तित्व क्या है हमारे आगे, अगर तुम्हें यही नहीं पता, तुम अपनी लैंग्वेज ही ठीक से नहीं बोल सकते, तो तुम किस मुंह पे हमसे लड़ने आ रहे हो। अब यहाँ पर मिस्टर एम हैमिल, अच्छा अब एक बच्चे ने मेरे से विजेता में ये सवाल पूछा था कि मैम अच्छा फिर ऐसा है क्या कि लोगों को बिल्कुल फ्रेंच आती ही नहीं, तो बेटा आपको पूरी हिंदी नहीं आती ना, जिस तरीके से आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ लोहपत गामिनी क्या इंग्लिश वर्ड क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द वर्ड ऑफ, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड ऑफ लोहपत गामिनी, तो आप लोग नहीं बता पाओगे, है ना, ये इंग्लिश वर्ड लग रहा है सुनने में लेकिन ये हिंदी वर्ड है। तो बेटा क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को ना बेसिक चीज़ें आती हैं, अब मैं आप लोगों को बोलूँ हिंदी के अंदर मुझे हिस्ट्री पढ़ के दिखाओ, पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, है ना, तो वैसे अगर वो वही कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज में हिस्ट्री पढ़ के दिखाओ तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज उन्हें उतनी डीपली फ्रेंच आती ही नहीं है। फ्रेंच पढ़ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ने जैसे सब्जेक्ट नहीं है, फ्रेंच पढ़ने का मतलब है कि आप अपने लैंग्वेज के थ्रू बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे, साइंस भी पढ़ोगे, एसएसटी भी पढ़ोगे, ठीक है, और हिस्ट्री भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, तो ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाता कि आप सब कुछ पढ़ पाओ अगर आपको बेसिक लैंग्वेज नहीं आती तो। अब यहाँ पर मिस्टर एम हैमिल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बोलते हैं, और वो कहते हैं कि देखो हमें इस लैंग्वेज को अपने में गार्ड करके रखना पड़ेगा, इसे भले ही हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएँ लेकिन अपने मन में इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और इस पर वो एक लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं बच्चे, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज ही होल्ड फास्ट हिज लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो कहते हैं कि जब इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता है, व्हेन दे आर कंट्रोल्ड, जब उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, तो जब तक दे होल्ड फास्ट, ठीक है, जब तक वो जानते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज को, तब तक वो उनकी की टू देयर प्रिजन है। बिकॉज क्यों? बिकॉज आप अपनी लैंग्वेज में अपनी नेशनलिस्ट मूवमेंट कर सकते हो, रिटेलिएशन कर सकते हो, दिखा सकते हो कि आप सब लोगों में यूनिटी है, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी बच्चे वो आपका सिंबल ऑफ यूनिटी के फॉर्म में काम करेगा। तो इसे आप जब ऐसे एनस्लेव हो जाओ तो आप अपनी लैंग्वेज को मत भूलो, बिकॉज आपकी लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे हेल्प करेगी। योर लैंग्वेज इज द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टर हैमिल के अंदर फ्रांस फिल्ड विद एडमायरेशन फॉर मिस्टर हैमिल बिकॉज एम हैमिल टॉट विद पेशेंस। ये हमें कैसे पता लगता है? वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था मिस्टर एम हैमिल को, और ना ही उन्होंने कोई चीज़ को आज तक इतनी पेशेंस के साथ समझाया था। आज ही वॉज टेकिंग इट बिट बाय बिट, आज वो चीज़ों को एक एक करके समझा रहे थे ताकि वो इन डिटेल बच्चों को पढ़ा सके। एम हैमिल वांटेड टू टीच एवरीथिंग इन वन क्लास। वो कहते हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर एम हैमिल आज ही की क्लास में सब पढ़ा देना चाहते हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, तो बच्चे यहाँ पुअर मैन उनकी हेल्पलेसनेस की वजह से उनको बोला जा रहा है, उनकी गरीबी की वजह से नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता वो गरीब थे या नहीं थे। He wanted to give us all he knew before going away and put it all in our heads at one stroke. इसे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही बारी में हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। It was as if he wanted to give all the possible information that he had in his mind. अब उस दिन मिस्टर एम हैमिल एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, टू मेक द क्लास स्पेशल, उन्होंने टू मेक द क्लास स्पेशल, उस दिन क्लास को बच्चे स्पेशल बनाने के लिए मिस्टर एम हैमिल बड़े बच्चों के लिए कुछ कॉपीज लेकर आए थे। टू गिव इट ऑल अ न्यू स्टार्ट ऑन कॉपीज वन हैड टू प्रैक्टिस हैंड राइटिंग। बिल्कुल शुरुआत से प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ शीट्स दी गई। उनके ऊपर ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो छोटे छोटे फ्लैग्स जो है वो क्लास में हर जगह पर रोम कर रहे हैं, हैंगिंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और हमारे जैसे आप ये मान लीजिए कि ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से मिस्टर एम हैमिल ने यहाँ पर एक वो भी लगा दिए थे, ठीक है, फ्लायर्स लगा दिए थे जिसमें फ्रांस एल्सेस लिखा था, और हर बच्चा काम करने लग गया। और वहाँ पर वो कहते हैं इतनी शांति थी कि आप लोगों को पेन की जो साउंड होती है ना आपके एग्जाम हॉल के अंदर, जैसे पेन की साउंड आती है कॉपी के ऊपर, बिल्कुल वैसी आवाज़ आ रही थी। इट वॉज सो साइलेंट देयर। और वो कहते हैं इवन द स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे थे, वो भी इतनी अटेंशन के साथ उस दिन पढ़ रहे थे, इतनी अटेंशन के साथ काम कर रहे थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ और करने की।
अब यहाँ पर बच्चे हमारा जब फ्रांस काम कर रहा था तो वो बाहर से ना पिजन्स की कूइंग सुनता है, ठीक है, वो बाहर से सुनता है कि पिजन्स जो है ना वो कू कर रहे हैं, वो कू कू कर रहे हैं, और उसके दिमाग में ना एक सवाल आता है, और यहाँ पर ना जर्मन की पावर के ऊपर वो एक सटायरिकल रिमार्क मारता है और वो मॉक करता है जर्मन्स को कि तुमने इंसान को तो फोर्स कर लिया, लेकिन क्या तुम बर्ड्स को भी फोर्स कर पाओगे मेरे लैंग्वेज में बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो टॉन्ट करता है एक तरीके से जर्मन्स को कि तुम्हारा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल कैन ओनली बी, ये लिख लेना, कंट्रोल कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड, कि कंट्रोल तुम सिर्फ वहां एस्टैब्लिश कर सकते हो, कंट्रोल कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड वेयर द ऑपोजिशन इज इंफीरियर। वो कहते हैं आप सिर्फ वहां पे सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो जहां पर आपको ये पता है कि आपके सामने वाला आपसे कम है ना, जहां पर आपको ये समझ आता है दैट द अदर पर्सन हुज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज लेसर दैन यू। तो यहाँ पर जर्मन जो थे वो ये मान लेते हैं कि हमने फ्रांस को हरा दिया है तो दे आर इन्फीरियर टू अस, इसीलिए हम उनके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर फ्रांस के लोग भी ये दिखाए कि नहीं तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते तो शायद वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। अब बच्चे जिस तरीके से पिजन की कूइंग जो है वो उनके नेचुरल साउंड है, तो यहाँ पर जो उनके हार्ट से आती है, मतलब उनके शरीर के अंदर से आती है, यू कैन नॉट चेंज दैट। तो यहाँ पर फ्रांस भी यही सोचता है कि ये लोग हमारे मुंह से तो जर्मन मिटा देंगे, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज मिटा देंगे, लेकिन हमारे दिल से फ्रेंच लैंग्वेज कैसे मिटाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर फ्रांस के मन में एक सेल्फ पिटी का स्टेट आ जाता है। फ्रांस वाज पिटिंग द स्टेट एंड द कंडीशन ऑफ फ्रेंच पीपल वेयर दे बीइंग ह्यूमंस नॉट इवन बर्ड्स वर फोर्स्ड टू चेंज देयर लैंग्वेज। यहाँ पर इंसान होने के नाते उनको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पा रही हैं, और बर्ड्स जो फ्री है वो आज भी अपने लैंग्वेज में बोल पा रहे हैं, दैट इज देयर कूइंग। अब यहाँ पर वो ह्यूमन प्रेडिकामेंट दिखाते हैं, बेसिकली ह्यूमन का नेचर दिखाते हैं कि मैन इतना इनह्यूमन हो चुका है कि जब वो कंट्रोल करना चाहता है तो वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स बेटर हैं जो एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीने देते हैं और अपनी पेरिफेरीज में, अपनी बाउंड्रीज में मेंटेन रहते हैं। और यहाँ पर बच्चे वो एक वर्ड को यूज़ करते हैं, मैं मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर जो बच्चे देखा गया है ना वो लैंग्वेज शोविनिज्म है। शोविनिज्म का मतलब होता है डोमिनेंस, यानी जब जर्मन्स को दिखा कि फ्रांस को कंट्रोल करना बहुत आसान है तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले आकर इनकी कल्चरल ब्रेकडाउन शुरू किया। क्या करना शुरू किया? सबसे पहले आकर बच्चे कल्चरल ब्रेकडाउन शुरू किया, और कल्चरल ब्रेकडाउन के पार्ट में ही उन्होंने इनकी लैंग्वेज जो थी वो चेंज कर दी। समझ में आया? अब यहाँ पर मिस्टर एम हैमर को बड़ा बुरा लग रहा होता है कि उन्हें अपनी कंट्री में इस लैंग्वेज को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। एवरीबडी वाज फीलिंग सॉरी कि उनकी फ्रीडम जो है वो जा चुकी है, और उनकी कंट्री भी, क्योंकि उस समय पे बच्चे जो सिचुएशन थी आप ये नहीं इमेजिन कर सकते कि अगले 5-7 सालों में आप फ्री हो जाओगे। यू कैन नॉट इमेजिन दैट। यू स्टिल बिलीव कि दिस एंटायर कंट्रोल इज फॉर गोइंग टू बी फॉर इनफाइनाइट टाइम। They felt sorry for he had to leave। अब सब लोग बड़े दुखी थे कि मिस्टर एम हैमर को जाना पड़ रहा है। मिस्टर एम हैमर wanted to fix things in a gaze। वो एक ही बारी में चीज़ों को सही करना चाहते थे, ठीक है। He was looking outside, और वो अपने आसपास सब कुछ देख रहे थे ताकि वो सब चीज़ों को अपने मन में बसा लें कि जब वो यहाँ से चले जाए और उनको यहाँ वापस आने का मौका ना मिले तो एटलीस्ट he can remember all the memories of this place। He had served here for past 40 years and he planted trees in the garden, all grew up। तो यानी अब वो कहते हैं कि उन्होंने सबको बड़ा होते हुए देखा है, वो प्लांट्स हो, वो ट्रीज हो, वो बर्ड्स हो, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे लगाया है और उसे एक्सपीरियंस किया है, और अब उसी चीज़ को छोड़ के चला जाना उनके लिए बड़ा ही दुखद होने वाला है। अब सब कुछ अपनी आंखों के सामने आप बर्बाद होते हुए देखोगे तो ऑब्वियसली गोइंग टू फील सैड, और वही कंडीशन मिस्टर एम हैमर की थी। अब आगे क्या होता है भैया मिस्टर एम हैमर के साथ? अब फाइनली बच्चे मिस्टर एम हैमर की जो सिस्टर थी वो उनके घर क्लासरूम के ऊपर वाले रूम में ही पैकिंग कर रही थी, एज दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। और मिस्टर एम हैमर अब खड़े हो जाते हैं बड़े पेल में, एज इफ ही इज टेकिंग अ डिफिकल्ट डिसीजन। अब उनको रियलाइज होता है कि नाउ इट इज़ द डिफिकल्ट डिसीजन दैट हैज़ टू बी टेकन। यहाँ पर फ्रांस कहता है नेवर सीन हिम लुक सो टॉल। वो कहता है मैंने आज से पहले उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। क्यों बच्चे? इट वॉज एज इफ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नेशन है, एज इफ वो नेशन के लिए था, कंट्री के लिए था, कि वो अपनी रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं कि येस आई एम देयर फॉर माई नेशन एंड आई एम गोइंग टू डू वट एवर दैट इज देयर इन माई हैंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, इट वॉज आउट एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज कि भैया मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर तो मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ यहाँ पर।
और उतने में ही बच्चे बेल बज जाती है एंड इट वॉज द व्हेन द एंगुलर स्ट्रक 12, यानी जब प्रेयर खत्म होती है और 12 बजते हैं, मिस्टर एम हैमल खड़े हो जाते हैं क्लास को डिसमिस करने के लिए. ही कुड नॉट फेस द पीपल एंड स्टूडेंट्स. समथिंग चोक्ड हिम फ्रॉम स्पीकिंग, दैट वॉज द ग्रीफ. ठीक है, दैट वॉज ओवरवेलमिंग ग्रीफ. वो ओवरवेलमिंग ग्रीफ था, वो ओवरवेलमिंग सैडनेस था बच्चे, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए. तो वो खड़े होते हैं, बोर्ड का सहारा लेकर पहले खड़े होते हैं, बिकॉज ही वॉज सो सैडन्ड बाय एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग. और बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिख देते हैं बच्चे, विवा ला फ्रांस, विवा ले फ्रांस, उसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ ऐसे करके बच्चों को क्लास से डिसमिस कर दिया कि द क्लास इज ओवर फ्रॉम माई साइड. एंड दिस इज हाउ द चैप्टर लास्ट लेसन कम्स टू एन एंड. तो आइए बच्चों इस पे एमसीक्यू देखते हैं. इसमें थिंग्स टू पॉन्डर अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से किस किस टॉपिक पर सवाल आ सकता है. मदर टंग, मदर टंग और उसकी इंपॉर्टेंस, जो चीज़ यहाँ पर उनसे छीन ली गई. लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, ठीक है, कि किस तरीके से इंसान को उसकी लैंग्वेज के आधार पर डोमिनेट किया जाता है. वाई इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज्ड. यहाँ पर फ्रांस ने स्टोरी क्यों डिक्टेट करी. तो बच्चे स्टोरी को एक पर्सनल टच देने के लिए यहाँ पर ये स्टोरी फ्रांस ने डिक्टेट करी है. वाई फ्रांस अ लिटिल बॉय एज अ नैरेटर एंड वाई नॉट मिस्टर एम हैमिल. बिकॉज यहाँ पर जो बच्चा होता है ना बच्चे, उसका जो मन होता है वो बड़ा ही चंचल मन होता है. ठीक है, उसके मन में ही हैड अ वेरी, आप कह सकते हो कि डाइवर्जेंट माइंड. उसका दिमाग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है और छोटी छोटी चीज़ों से अलग होता है. तो वो जो एक ख्याल है उसके मन में, दैट इज गोइंग टू काइंड ऑफ पिंच और पोक हिम ऑफ डूइंग थिंग्स ऑल टुगेदर. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एज द मेन थीम और पैट्रियोटिज्म. यहाँ पर मेन थीम पैट्रियोटिज्म है या फिर लैंग्वेज डोमिनेंस है. बच्चे लैंग्वेज डोमिनेंस जो है यहाँ पर वो सब थीम है इस चैप्टर की. इसकी मेन थीम जो है वो पैट्रियोटिज्म है. इस चीज़ को दिखाना कि यस देयर इज लव फॉर द लैंग्वेज. हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट. तो बच्चे यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे मिस्टर एम हैमल को हम लोग मानेंगे. ऐसा क्यों मानेंगे, बिकॉज ये स्टोरी मिस्टर एम हैमल उनकी 40 साल की सर्विस और उनके फेथफुल सर्विस के लिए दिखाई गई है, जो उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अपना जो है जान कुर्बान कर दी. What is the main theme of the last lesson? तो बच्चे यहाँ पर इट इज़ लॉस एंड नॉस्टैल्जिया. जब आप किसी भी चीज़ को खोते हैं तो खोने के बाद आपको कैसा दुख महसूस होता है. और यहाँ पर दे हैव लॉस्ट देयर फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके लॉस को ही वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. Why is France saddened when he arrives at school? तो फ्रांस जब स्कूल पहुंचता है तो वो दुखी क्यों हो जाता है. He realizes that he has forgot to bring his homework. नहीं. He sees that classmates are absent. नहीं, सब present थे और सीटों पर बैठे थे. He discovers that his favorite subject has been cancelled. He receives a bad grade on his previous test. तो यहाँ पर why is France saddened when he arrives at school? ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, होमवर्क भी नहीं हो सकता. एब्सेंट की जगह बचे हम यहाँ पर ऑल सीटेड कर देते हैं. और ऑल सीटेड, वो सब जो थे वो बैठे हुए थे. तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. हु इज मिस्टर एम हैमल इन द स्टोरी. तो बच्चे यहाँ पर फ्रांस के जो टीचर हैं वो थे मिस्टर एम हैमल इन द स्टोरी. Why is the last lesson significant to France and his classmates? ताकि बच्चे यहाँ पर, क्योंकि वो लोग they are saying goodbye to their teacher या they realize the importance of their cultural heritage. तो बच्चे लास्ट लेसन सबके लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज सडनली सबको अपनी कल्चरल हेरिटेज रियलाइज होने लगती है कि हमारी लैंग्वेज होल्ड सच ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस. दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द प्राइमरी रीजन बच्चे. ठीक है, प्राइमरी मतलब मेन रीजन. ये इनका प्राइमरी रीजन था और ये बच्चे इनका सेकेंडरी रीजन था. ये इनका दूसरा रीजन था कि ये भी पॉसिबली एक कारण हो सकता था. Why does Mr. M. Hamel emphasize on his last French lesson? उन्होंने लास्ट फ्रेंच लेसन पे क्यों इंपॉर्टेंस दिखाई बच्चे, ताकि वो ब्यूटी और सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज को बच्चों तक पहुंचा सके. What historical event serves as the backdrop of the story, the last lesson? तो बच्चे यहाँ पर ये जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई थी, ये स्टोरी का बैकड्रॉप है कि ये स्टोरी उस फ्रैंको प्रूशियन वॉर के ऊपर बेस्ड है. Why is France late for school on the day of the last lesson? बच्चे क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो he overslept, probably obviously वो सो गया ज़्यादा, इसीलिए वो स्कूल के लिए लेट हो गया. Who has taken control of the region in the story resulting in the banning of the French language? तो बच्चे यहाँ पर जर्मन अथॉरिटीज, क्योंकि ऑर्डर कहाँ से आया था, ऑर्डर बर्लिन से आया था. बर्लिन क्या है, जर्मनी का कैपिटल है. ठीक है, आप लोग याद रखेंगे. ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा. अब आइए बच्चों इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं.
हाउ डिफरेंट वॉज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन, कि क्लास का सीन डिफरेंट कैसे था ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, ऐसा क्या हो रहा था आखिरी दिन पे जो नॉर्मली स्कूल में देखने को नहीं मिलता। तो बच्चे स्कूल में जनरली जब आप जाते हो तो एक हसल बसल होती है, एक शोरगुल होता है मॉर्निंग आवर्स, दैट कुड नॉट बी सीन ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन के दिन पे नहीं दिख रहा था। उस दिन सब कुछ बहुत शांत था और क्वाइट था, एज इफ एक संडे मॉर्निंग हो, एज इफ एक छुट्टी हो, ठीक है। द दिन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो जो आवाज है द डेस्क ओपन होने का, बंद होने का, खिसकने का, वो नहीं था। रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल नहीं था, वो टीचर के रूलर की आवाज़ जो टेबल पर आती है वो नहीं थी। स्टूडेंट जो है वो लोग ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे और एल्डर विलेजर्स जो है वो वहाँ विलेज एल्डर्स जो है वो सीट पर जाकर लास्ट में बैठे हुए थे। उस दिन बच्चे मिस्टर एम हैमल जो थे, मिस्टर एम हैमल वोर हिज, उस दिन उन्होंने अपने स्पेशल संडे क्लोथ भी पहने हुए थे। तो यहाँ पर बच्चे इसीलिए ये दिन जो था वो इनके नॉर्मल डे से अलग था, बिकॉज नॉर्मल दिन पे उनको ऐसी कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने को अपने स्कूल में नहीं मिलती थी। How was the bulletin board news that caused a change in the school? What was, sorry. तो बच्चे the bulletin board that caused a change in the school was that the day was going to be the last French lesson for the schools of Alsace and Lorraine. The order came from Berlin. mention करना ज़रूरी है order कहाँ से आया, कि अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी in the schools and उनके नए जर्मन टीचर जो है वो अगले दिन ही आने वाले हैं। यहाँ पर बच्चे आप ये भी बताओगे कि बुलेटिन बोर्ड जो है वो प्लेस ऑफ ऑल बैड न्यूज़ रहा है, और इसी से आप लोग अपना आंसर शुरू करोगे, बिकॉज मैंने आप लोगों को आईसीसी का पैटर्न बताया हुआ है कि आंसर में इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन देना होता है। तो यहाँ पर बच्चे आप बताओगे इट हैज बीन द प्लेस फॉर ऑल द बैड न्यूज, आज तक सारी की सारी बुरी खबरें जो हैं वो यहीं से आई हैं, ठीक है। सारी बुरी खबरें जो है वो यहीं से आई है, भले ही वो लॉस्ट बैटल्स हो, ये मेंशन करना आंसर की लेंथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। भले ही वो लॉस्ट बैटल्स हो, भले ही वो ड्राफ्ट हो, या फिर वो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हों, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हों। और इस बार भी ये न्यूज़ आई थी कि जर्मन जो है वो स्कूल में पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच कल से बंद हो जाएगी। What made Mr. M. Hamel cry towards the end of his last lesson? Last lesson के end तक आते आते मिस्टर एम हैमल की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो बच्चे towards the last of his French lesson, as the church clock struck 12 and the trumpets of the Prussian soldiers sounded under the window, Mr. M. Hamel was overwhelmed with emotions. बहुत ज़्यादा भर गए थे वो emotions से, feeling choked, he was not able to speak, क्योंकि बेटा उन्होंने यहाँ पर 40 years of faithful service दिया है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर सब कुछ बनाया है, ठीक है। ही क्रिएटेड द सेटअप, ठीक है, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द सेटअप हेयर, वो पूरे सेटअप का यहाँ पर क्रिएटर थे, ठीक है। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द सेटअप हेयर, ठीक है, ही वॉज द वन जिन्होंने पूरा सेटअप यहाँ बनवाया था। अब यहाँ पर जब उनको ही यहाँ से जाना पड़ रहा है इतनी लंबी सर्विस देने के बाद, ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू स्टे देयर इन द कंट्री, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस ही मस्ट बी फीलिंग। ही वॉज अनेबल टू टॉक फर्दर एंड डिसमिस द क्लास बाय मेकिंग अ जेस्चर विद हिज हैंड, तो इसीलिए उन्होंने अपने हाथ के इशारे से बस ये बोल दिया कि क्लास अब खत्म हो चुकी है। नाउ बच्चे वी आर एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक, इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस इन योर समरी नोट्स। How did Mr. M. Hamel say farewell to his students and the people of the town? तो बच्चे to bid farewell to his students and the people of the town, Mr. M. Hamel wore his formal suit जिसमें उन्होंने अपना last French lesson दिया. He assumed the role of a mentor, proper teacher बन के उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोग अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, बिकॉज आपकी लैंग्वेज जो है वो सबसे सुंदर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. उसी के साथ साथ if you're going to protect your language, it is going to help you in your future itself, because it is going to act as a key to your prison. Being rimmed up with emotions, he wrote Viva la France, which means long live France, जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कंट्री जो है वो जिए, in order to inculcate a feeling of patriotism within everyone. उसके अलावा बच्चे he taught everything. यहाँ पर हिस्ट्री से लेकर हैंड राइटिंग से लेकर कुछ भी नहीं ऐसा जो होगा उन्होंने छोड़ा होगा क्लास के अंदर. It was as if he wants to give everything at one stroke. ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बारी में बच्चों को सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आई होप ये चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस इन योर समरी नोट्स. अब शुरू करते हैं बच्चे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप. चलिए बच्चों,
तो अब देखना है हमें हमारी सेकंड स्टोरी को, जिसका नाम है बच्चे द रैट ट्रैप, और ये चैप्टर लिखा है बच्चे सलमा लेगरलॉफ ने। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस स्टोरी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक पुअर मैन के बारे में, ठीक है। दिस स्टोरी बेसिकली इज अबाउट अ पुअर मैन, ठीक है, जिनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं। इनका ये मानना है कि बच्चे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी रिचेस, जॉयज, मनी, सेटिस्फैक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स और प्लेजर्स आर नथिंग बट अ रैट ट्रैप। अब रैट ट्रैप बच्चे क्या होती है? रैट ट्रैप होती है बच्चे चूहादानी। आप सब लोगों ने चूहादानी का नाम सुना होगा और आप सब लोगों के घरों में भी ये चूहादानी होगी। बच्चे चूहादानी में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ब्रेड या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें पता है कि माउस को अट्रैक्ट करेगी, चूहे को अट्रैक्ट करेगी, उसको रख देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ बेट, एज अ फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, कि वो चूहा उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे घर के अंदर आएगा और हम क्या करेंगे, सॉरी, उस चूहेदानी के अंदर जाएगा, और जैसे ही वो चूहेदानी में जाकर खाने को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो चूहादानी उस पर बंद हो जाएगी और वो उस चूहादानी में ट्रैप हो जाएगा। तो यही सेम ख्याल हमारे इंसान जिस वेगाबॉर्न ने ये सेम ख्याल बच्चे इस वेगाबॉर्न ने लगाया किसके ऊपर? इसने लगाया ये लाइफ के ऊपर। तो इसने ये क्या बोला? इसने बोला लाइफ इज अ रैट ट्रैप। इसने कुछ नहीं बोला, इसने सिंपली बोला कि भैया दुनिया जो है ना वो भी एक रैट ट्रैप जैसी है। दुनिया आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑफर करेगी जिनसे आप अट्रैक्ट हो जाओगे, और सून देयर विल बी अ टाइम कि आप भी इस चूहे की तरह हैप्पीनेस दिस वे की तरफ भागोगे और इस तरीके से ट्रैप होकर पैसे के जाल में मर जाओगे। तो यहाँ पर वो फिर ये जिस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं, जिस रैट ट्रैप के बारे में वो बात करते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे वो खुद ही इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये स्टोरी बच्चे कहाँ पर सेट है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बच्चे कि ये जो स्टोरी है इट इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। ये स्टोरी जो है ना ये स्वीडन की माइंस के बीच में सेट है। स्वीडन में ठंड अच्छी खासी पड़ती है क्योंकि स्वीडन जो है बच्चे इट इज अ रिच आयरन ओर कंट्री विच फिगर्स इन द लार्ज हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये स्टोरी जो है बच्चे आपको एक फेरी टेल फॉर्मेट में सुनाई गई है। फेरी टेल फॉर्मेट का मतलब ये हो गया बच्चे कि स्टोरी की जो एंडिंग होगी, आप लोग ये नोटिस करेंगे कि स्टोरी की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है। ऐसा स्टोरी में बच्चे क्या होता है कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चे स्टोरी में आप लोगों को कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अ पेडलर, बेटा पेडलर बेसिकली अ पर्सन हु वैसे पेडलर तो जनरली ड्रग पेडलर्स होते हैं जो चीज़ों को बेचते हैं। बेसिकली अ सेलर आप ये कह सकते हो, अ सेलर, ठीक है। ही वाज अ सेलर और ही हैड विद रैट ट्रैप्स, ठीक है। वो वाज अ पेडलर विद रैट ट्रैप्स। ये चलता रहता था, घूमता रहता था, ढूंढता रहता था लोगों को ताकि ये अपने रैट ट्रैप्स बेच सके। एक ओल्ड मैन बच्चे जो एक क्रॉफ्टर था जिसका ये पागल बनाएगा अभी। एक मास्टर स्मिथ जो रामसो आयरन मिल्स में इन्हें मिलता है। एक हेल्पर जो इस ब्लैक स्मिथ के साथ था। आयरन मिल का ओनर बच्चे, ठीक है, और एडला विल मैनसन जो डॉटर थी इस आयरन मिल ओनर की, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिनके ऊपर बच्चे ये स्टोरी बेस्ड है। तो ये स्टोरी होती है बच्चे कुछ इस तरीके से शुरू कि हमारी स्टोरी के अंदर जो रैट ट्रैप पेडलर है ही वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। अब ये जो रैट ट्रैप पेडलर था बच्चे, इसने एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का सोचा। इसने ये सोचा कि भैया मैं भीख भी तो मांग सकता हूँ, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं खुद रैट ट्रैप बेचूंगा और रैट ट्रैप बेचकर अपना पैसा कमाऊंगा। अब उसके हालात कैसे थे? पहली बात तो बच्चे ही वॉज अ लोनली पर्सन, वो अकेले रहता था, ठीक है। ही वॉज अ लोनली मैन, आप लोग याद रखेंगे इनकी कोई फैमिली नहीं थी, ये अकेले रहते थे। ये आसपास घूमते रहते थे रैट ट्रैप्स बेचने के लिए। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उनके कपड़े जो थे बच्चे वो बिल्कुल फटे हुए रहते थे। हिज चीक्स वर हॉलो, उनके चीक्स जो थे वो हॉलो थे, मतलब ऐसे अंदर की तरफ संक हो रखे हैं बहुत ज्यादा। ही हैड sunken, He had the look of a starved man. उनको देखकर पता लगता था कि ये बेचारे बड़े पीड़ित हैं, इन्होंने बड़े टाइम से कुछ खाया नहीं है। He made wire traps, और ये बेसिकली क्या करते थे, ये पैसा कमाने के लिए इन्होंने एक डिग्निफाइड तरीका सोचा और सोचा कि क्यों ना मैं रैट ट्रैप्स बनाऊं। लेकिन हुआ क्या कि इनका रैट ट्रैप्स का बिजनेस जब बच्चे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इन्होंने क्या करा, लोगों से मटीरियल की भीख मांगनी शुरू कर दी, स्टोर से या बड़े बड़े फार्म से। कभी कभी जब उनको ये लगता कि यार बेगिंग से काम नहीं चल रहा है तो कभी कभी वो पेटी थीवरी, थोड़ी बहुत चोरी भी कर लिया करते थे सर्वाइवल के लिए, बिकॉज मरता क्या ना करता। तो इन्होंने कोशिश तो करी एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने की, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही ऑल्सो रिजॉर्टेड टू स्टीलिंग, इन्होंने भी चोरी चकारी शुरू कर दी।
द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, आज तक दुनिया कभी भी उनके साथ अच्छी नहीं थी। तो क्योंकि ना ही उनके पास कोई घर था, ना शेल्टर था, और लोग उन्हें ना बच्चे बड़ी कोल्ड ट्रीटमेंट देते थे। ना इनके पास कोई घर, तो ये पूरे दिन बस सड़क के ऊपर रैट ट्रैप्स अपने गले में टंगाए घूमते रहते थे। ही हैड नो फोन, नो एंटरटेनमेंट, नो सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। इनकी जो पूरी लाइफ थी बच्चे, वो बहुत ही मोनोटनस, बहुत ही सैड और बहुत ही डिप्रेसिंग थी। तो क्या होता है, एक दिन जो पेडलर था वो बड़ी ही लोन, अब ये तो आपको पता ही है कि जो पेडलर है वो बड़ी ही लोनली लाइफ स्पेंड कर रहा है। वन डे व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑफ अबाउट हिज रैट ट्रैप्स, उस दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, बिकॉज वही है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यहाँ पर वो खाली बैठे बैठे एक आइडिया के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया अपने आप में एक रैट ट्रैप है। दुनिया क्या है? दुनिया एक रैट ट्रैप है। वो कहते हैं और जैसे ही ये रैट ट्रैप को आप टच करते हो ना, ये ट्रैप बंद हो जाता है और आप उस ट्रैप में पकड़े जाते हो। और वो यही कहते हैं कि वर्ल्ड में ये जो आपको जॉयज, ठीक है, ये जो रिचेस, ये जो प्लेजर, ये सब चीजें जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, मनी, वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेट्स हैं। ये सब क्या है? ये सब वो अट्रैक्शंस हैं जैसे चूहे के पिंजरे के अंदर लगाई जाती हैं चूहे को फंसाने के लिए। तो दुनिया में ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं आपको फंसाने के लिए। द मोमेंट आप इन चीज से अट्रैक्ट हो गए और जैसे ही आप इनके पीछे जाओगे, ये थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्लोज्ड ऑन यू एंड यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन दी रैट ट्रैप। He was amused to think of some people who were already trapped, और कहीं ना कहीं he was having that happiness, ठीक है, he was happy to think about the fact कि कुछ लोग already उस rat trap में हैं। जो बेटा अपने आप में ही बड़ा ही sinister thought है कि कोई इंसान जो परेशानी में है, कोई ऐसा इंसान जो इस rat trap में फंसा हुआ है, आप उसके rat trap में होने की वजह से खुश हो रहे हो कि यार अच्छी बात है वो इंसान rat trap में है ना, यानी वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां पर he is being trapped by the conditions of his life। एंड देर वर सम अदर्स जो उस बेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर जो है वो बेसिकली उन सब लोगों को याद कर रहा था जिनसे उसने मदद मांगी, लोगों ने उन्हें मदद नहीं करी, एंड ही डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड इन हिज माइंड एंड नाउ ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जो यू नो वर ट्रैप्ड इन दी रैट ट्रैप। नाउ आई एम जस्ट फीलिंग क्वाइट कोल्ड, तो ये पहन लेते हैं, ठीक है, बहुत ठंड हो रही है भाई। इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन दिसंबर। अब वो बताते हैं कि उस दिन, ये एक बड़ी ठंडी शाम की बात है, और वो रैट ट्रैप बेचते बेचते एक जगह पर पहुंचते हैं। नहीं न्यू कि यहाँ पर आकर कोई रैट ट्रैप खरीदने वाला तो है नहीं, नोबडी इज गोइंग टू परचेज हिज रैट ट्रैप्स। तो वो एक कॉटेज पे जाते हैं और नॉक करते हैं जो रोड साइड के ऊपर था। नॉक करने के बाद बच्चे यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या रात को आप मुझे यहाँ रुकने दे सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी चिल्ड आउटसाइड। अब ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द पर्सन टू गिव हिम अ गुड रिप्लाई। तो जो ओनर थे बच्चे उस कॉटेज के, ही वॉज ऑल्सो अ लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर, वो भी एक अकेले रहने वाले ओल्ड क्रॉफ्टर थे। और जब उनको लगा कि देयर इज समबडी एट माई डोर जो मुझसे यहाँ पे शेल्टर मांग रहा है, तो क्यों ना मैं इसको आज रात को यहाँ पर रहने के लिए अलाउ कर दूं। ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू टॉक, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो बोर्ड, वो भी बड़े बोर हो रखे थे, तो उनको भी कोई चाहिए था। ही वॉज हैप्पी टू हैव अ कंपनी। तो उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे इनको घर में एंटर करा लिया। तो बच्चे देखा जाए तो ये बड़ा ही फूलिश डिसीजन था कि आप जिस इंसान को जानते भी नहीं हो, आपने उसको अपने घर के अंदर रात को आने दिया, ठीक है। यू अलाउड दैट पर्सन टू बी इनसाइड योर हाउस ड्यूरिंग द नाइट अबाउट whom यू डू नॉट इवन नो अ सिंगल थिंग। तो यहाँ पर ये क्रॉफ्टर के तरफ से मैं तो एक गलती मान के चलती हूँ। अब जब वो आते हैं तो ही वॉज अ वेरी जेनरस होस्ट, ठीक है। वो कैसे थे बच्चे? वो बड़े ही जेनरस होस्ट थे, वो बड़े ही अच्छे होस्ट थे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे उन्होंने पेडलर को गरम गरम खाना दिया, पॉरेज दिया खाने के लिए, टोबैको दिया स्मोक करने के लिए, और उसके बाद उनके साथ कार्ड्स भी खेले। अब क्रॉफ्टर बच्चे जितना जेनरस था वो उतना ही ट्रस्टफुल भी था बेसिकली, या आप कह सकते हो कि वो उतना ही गलीबल भी था। यहाँ पर बैठे बैठे वो अपनी अचीवमेंट्स जब बता रहा था पेडलर को, तो उसके अंदर वो ये बताते हैं कि पहले तो मैं एक आयरन मिल्स में काम किया करता था, लेकिन अब मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ। तो अब मेरे पास एक काव है बच्चे जिसका नाम है बॉसी, और मैं अब उसका मिल्क जो है वो क्रीमरी में जाकर बेचता हूँ, एंड आई हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। वो सिंपली आकर उसको बताते हैं कि मेरा बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा है। ही सेज लास्ट ही मंथ मैंने
30 क्रॉनर एज अ पेमेंट जो है वो मुझे मिली है। अब जब बात होती है बच्चे 30 क्रॉनर की, जो अप्रॉक्सीमेटली 260 रुपीज़ है हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो जो बच्चा है वो बच्चा नहीं, सॉरी, जो रैट ट्रैप सेलर है उसके चेहरे पर ना एक बड़ा ही अनबिलीवेबल सा लुक आ जाता है कि अच्छा, गाय का दूध बेचने से इतना पैसा कैसे कमा लेते हो भैया। एंड व्हेन द मैन, द ओल्ड क्रॉफ्टर, नोटिस दैट द मैन हैज शोन सम एप्रीहेंशन, जब उसने अपने चेहरे पर वो शक दिखाया, उसकी बात पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया, तो वो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूं। तो वो जाते हैं और अपनी विंडो सिल से, ठीक है, पाउच को जिसके अंदर उन्होंने पैसा रखा था, इट वाज नियर द विंडो, ठीक है, वो कहाँ था बच्चे, वो नियर द विंडो था। तो इनके तरफ से बच्चे एक और गलती देखी गई कि इन्होंने उस अनजान आदमी को अपनी लोकेशन ऑफ मनी भी बता दिया कि मेरा पैसा यहाँ पर पड़ा रहता है, और इनफैक्ट उसको वो पैसा भी हाथ से दिखाया कि ये देख, ये रहा वो पैसा। एंड ही ऑल्सो शोड हिम द मनी कि ये देख, ये रहा वो पैसा। देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच, हंग इट ऑन द नेल इन द विंडो फ्रेम, और उसको पैसा दिखाकर वो वहां पर वापस से उस जगह पे टंगाया है। ही वॉज कंप्लीटली क्लूलेस, ठीक है, ही वॉज कंप्लीटली क्लूलेस ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। उन्हें बिल्कुल कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लूलेस थे कि अब इसके आगे तो क्या ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह पेडलर और जो आयरन क्रॉफ्टर है, वो दोनों अपने अपने घर से निकल जाते हैं। अब क्रॉफ्टर ने अपना कॉटेज लॉक किया और अपने काम पर चले गए। थोड़े ही देर में जो हमारा पेडलर था वो वापस उस कॉटेज पे आता है, जो दिखाता है कि उसके मन में वो ग्रीड जो थी वो जाग गई थी उस पैसे की। He had been tempted to steal. He was kind of attracted towards that money, और उसके दिमाग में आया कि यार मैं चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि उसको पता था कि वो जो पैसा है उसको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी में बचे वो मनी जो है वो उस बेट की तरह थी, और वो पूरी सिचुएशन एक रैट ट्रैप की तरह थी जिसमें वो अपने आप को फंसाने जा रहा था। बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या हो रहा है अभी। ही वॉज जस्ट सो अट्रैक्टेड एंड सो ब्लाइंडेड बाई दी मनी कि वो जाता है, विंडो फ्रेम तोड़ता है और उसके अंदर से पैसा जो है वो निकाल लेता है। विंडो फ्रेम तोड़ के हाथ अंदर डाल के पाउच में से पैसा निकालता है, पाउच को वहीं टंगाता है और वहां से चलता बनता है। Now he thought it was not safe to walk along the public highway, क्योंकि जैसे ही बच्चे पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, रिस्क ऑफ पुलिस, उसको पता था कि अगर पुलिस को पता लगेगा तो पुलिस मुझे ढूंढने के लिए निकल जाएगी, और अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए पुलिस से बचने के लिए वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट का रास्ता चुनता है और फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। तो जब वो फॉरेस्ट के अंदर जाता है, वो सुबह से लेकर शाम तक फॉरेस्ट के अंदर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट। ही वॉज मूविंग इन सर्कल। वो जिस रास्ते से शुरू करता वापस उस जगह पे आ जाता, जहां से शुरू करता वापस उस जगह पे आ जाता। तो बेसिकली वो जो फॉरेस्ट था ना बच्चे, वो उसके लिए एक लेबरिंथ जैसा हो गया था, वो उसके लिए एक भूल भुलैया जैसा हो गया था जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा। अब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से शाम हो जाती है, एंड ही वॉज वेरी टायर्ड, ना सुबह से कुछ खाया ना पिया, जेब में से वो 30 क्रॉनर नोट्स लेके घूम रहा है। अब उसने फॉरेस्ट को देखा और उसको रियलाइज होता है, सडनली ही रियलाइज कि उसने उस पैसे की टेम्पटेशन को इतना ज्यादा अपने मन पे हावी कर लिया कि दुनिया का रैट ट्रैप जो है, उसी जिस रैट ट्रैप की कहानी वो अब तक करता आ रहा था, उसी रैट ट्रैप में वो खुद फंस गया है। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर, और अब उसको रियलाइज होता है कि क्योंकि वो खुद ही रैट ट्रैप में फंस गया है तो देयर इज नो कमिंग आउट ऑफ द रैट ट्रैप, एंड ही रियलाइज कि हिज एंड वॉज नियर, और उसको लगता है कि अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा, प्रोबेबली आई विल नॉट सर्वाइव दिस सिचुएशन, यानी ले डाउन टू डाई। और उसके बाद वो लेट जाता है कि एक्सेप्ट करके कि मैं मर जाऊंगा। अब जैसे ही वो बच्चा जमीन के ऊपर लेटता है, उसको थोड़ी देर में एक रेगुलर थंपिंग सुनाई देती है। उसको आवाज आती है कि जमीन पर कोई ठक 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 की आवाज आ रही है, यानी रियलाइज कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है, और उसको पता है कि ये भैया माइंस का एरिया है, तो प्रॉबेबली हैमर स्ट्रोक की आवाज है, यानी आसपास कोई ना कोई माइन जरूर होगी। और उसके बाद जब उसको वापस से बचे एक रे ऑफ होप मिलती है कि मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आसपास ही कहीं पे वो माइन है, मैं उस आवाज को फॉलो करता हूँ जैसे तैसे करके, तो मैं उस माइन में पहुंच जाऊंगा। वो उठता है और उस साउंड की डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। फाइनली बचे वो रामसो आयरन मिल्स के गेट पर पहुंचता है, और उस आयरन वर्क के वहां पर, और फोर्ज में चला जाता है, बेसिकली जहां पर बचे भट्टी जल रही होती है, वो उस पॉइंट के पास चला जाता है। अब यहाँ पर जो इनका ब्लैकस्मिथ था वो इसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। द ब्लैकस्मिथ वॉज वेरी रूड, एंड उसने बोला कि हाँ जाके सो जा, बिकॉज एज इफ ही इज अकस्टम्ड टू वेरियस पीपल कमिंग एंड स्लीपिंग देयर।
अब उसी रात रामसो आयरन मिल्स का जो ओनर था वो अपनी नाइटली राउंड के ऊपर आया और उसने उस रैग्ड रेच को वहां पर फर्नेस के पास सोते हुए देखा, जिसमें उसने नोटिस किया कि उसके कपड़ों में से तो हीट निकल रही है, कि इतना ज्यादा ठंडे उसके कपड़े हो रखे थे। अब आयरन मास्टर जो था बच्चे, वो बड़े ध्यान से बड़े क्लोजली उस पेडलर के फेस को देखता है एंड वहां पर बच्चे डिम लाइट की वजह से मिस्टेकनली वो उसे अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिस्टेक कर लेता है। ठीक है, ही फेल्ट श्योर कि पेडलर जो है वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड या एसोसिएट है, जो उनके साथ पहले आर्मी में हुआ करता था, जिसका नाम है बच्चे कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, स्टेबल नहीं, स्टेहल, वॉन स्टेहल। उसको लगा कि शायद से ये उसका दोस्त है जिसका नाम है कैप्टन वॉन स्टेहल, एंड हो सकता है कि ड्यूटी छोड़ने के बाद शायद से जिंदगी ने इतने मौसम दिए, सबनम दिए, बेचारे का हाल इतना खराब कर दिया कि अब वो बड़े ही बुरे दिन देख रहा है। और जैसे ही वो उसे देखता है, एंड सिंस ही हैड इनफ मनी एंड सिंस क्रिसमस वाज वेरी नियर, तो वो क्या करता है, वो पेडलर को इन्वाइट करता है कि तुम मेरे एक काम करो, तुम मेरे साथ क्रिसमस के लिए चल लो। तुम्हें पता है कि मेरे बेटे घर पे है नहीं, घर पे से मैं और मेरी बड़ी डॉटर एडला है, एंड हम लोगों को भी लग रहा था कि हमारा क्रिसमस बहुत अकेला हो जाएगा, तो तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चल लो और तुम क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर लो। वी ऑल आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। अब यहाँ पर पेडलर को तो पता है कि आयरन मास्टर जो है उसने शायद से गलती से उसे अपना कोई दोस्त समझ लिया है, तो ही वॉज अलार्म्ड। वो सोचता है कि नहीं, मैं इनके घर जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अब उसको लगता है कि मैं, अब उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो क्लियरली मना कर दे कि नहीं, आई एम नॉट योर रेजिमेंटल कॉमरेड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, लेकिन वापस से यहाँ पर उसके मन में बच्चे ग्रीड जाग जाती है। ठीक है, ही वॉज अगेन ग्रीडी, और उसको लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ मैं इसका दोस्त हूँ, तो शायद से हो सकता है वो इसको कुछ पैसे दे जाए। तो वो एक बड़ा, वो रिस्की था ये चीज़, लेकिन उसने फिर भी एक्सेप्ट करा और बोला कि हाँ हाँ, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। वो कहता है कि हाँ, सच में चीज़ें मेरे साथ बहुत बुरी हो गई हैं। और उसने बोला कि जब वो उसे कहते हैं कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चल लो, तो इस चीज़ को वो डिक्लाइन कर देता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि अगर वो घर जाता है, अभी तो वो पैसे लेके जाने की बात कर रहा था, लेकिन अगर वो घर जाता है तो ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू लैंड हिमसेल्फ इन अ बिगर ट्रबल, और वो इतनी बड़ी ट्रबल अपने सर लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। एक चीज़ से भागा है, दूसरी चीज़ में फंसने के लिए नहीं। तो यहाँ पर वो आयरन मास्टर को जो है मना करता है कि सर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और जब वो बड़ी देर तक आयरन मास्टर को मना कर देता है, तो आयरन मास्टर उसे बोलता है कि चलिए ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। आयरन मास्टर घर चले जाते हैं, और थोड़ी ही देर में आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर एडला को भेजा था परसुएड करने के लिए, यानी अग्री करवाने के लिए कि आप हमारे घर चलिए, अब पेडलर को बोलने के लिए कि आप हमारे घर चलिए। अब जैसे ही एडला उनका चेहरा देखती है, तो एडला को दो चीज़ें लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर एडला को दो चीज़ें लगती है। जैसे ही वो आदमी को देखती है, एडला नोटिस करती है, एडला नोटिस द मैन वॉज स्केयर्ड। एडला नोटिस करती है कि जो आदमी है वो डरा हुआ है। ठीक है, शी नोटिस दैट द मैन वॉज स्केयर्ड। उसको दिख रहा है कि इस आदमी के चेहरे पर जो है कुछ डर सा है। ठीक है, इधर ही हैड रन अवे, वो या तो कहीं से भाग गया है या फिर उसने कुछ चीज़ें चुराई हैं। लेकिन उसको ये लग रहा था क्योंकि उसके पापा ने उनको कहा है कि ये उनके ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है, तो वो उन्हें नील्स ओलॉफ के नाम से बुलाती है। ठीक है, क्या बुलाती है, वो उन्हें नील्स ओलॉफ के नाम से बुलाती है, और अंकल को बोलती है कि अंकल नील्स ओलॉफ, आई एम वेरी सॉरी, चीज़ें आपके साथ ऐसी हो गई, आप प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए। अब जब एडला उन्हें, वो पहले एडला को भी मना कर देता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं चल सकता, लेकिन एडला उसे बड़े प्यार से समझाती है कि अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप हमारे घर चलिए, क्योंकि मेरे फादर जो है, हम जिस फ्रीडम के साथ आपको घर लेकर जा रहे हैं, हम आपको उसी फ्रीडम से वापस भी आने देंगे, आपको हमारे घर में रुकने की कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। जितना फ्रीली आप हमारे घर जा रहे हैं, उतना ही फ्रीली हम आपको अपने घर से आना भी अलाउ करेंगे, वी विल नॉट लेट यू स्टे देयर। तो जब पेडलर को लगता है कि वाओ यार, मतलब द गर्ल इज गिविंग मी सो मच कॉन्फिडेंस, तो वो अग्री कर जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। ऑन द वे उन्हें कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि उन्होंने क्रॉफ्टर की मनी चुराई, बिकॉज क्रॉफ्टर की मनी अगर वो नहीं चुराता तो वो इस ट्रैप में नहीं फंसता। उसे क्रॉफ्टर की मनी चुराने का रिग्रेट नहीं हो रहा था, उसे ये बुरा लग रहा था कि वो और डीपली अपने ही इस ट्रैप के अंदर फंसता जा रहा है। अब जब आयरन मास्टर के घर में जब पेडलर आता है, तो वो अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड को अपने घर पाकर बहुत ही खुश होते हैं, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एंड ही बिलीव्ड कि नाउ ही इज गोइंग टू गिव हिम अ गुड क्रिसमस चीयर। वो उसे अच्छे से खिलाएंगे और उसे कुछ ना कुछ काम दे देंगे, ताकि उसे इस तरीके की गरीब जिंदगी ना जीनी पड़े।
अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एडला अभी भी कह रही थी कि पापा मुझे नहीं लगता कि ये आपके दोस्त हैं, लेकिन द आयरन मास्टर वाज सो श्योर, वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी जब ये नहा धोकर तैयार होकर आएगा तो तुम खुद देख लेना कि ही इज वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, अभी शायद से ये गंदा दिख रहा है इसीलिए हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब जो सर्वेंट है वो पेडलर को लेकर जाता है, उसके बाल काटता है, उसके शेव करता है, ठीक है, उसको नहलाता धुलाता है और उसे आयरन मास्टर के ही एक कपड़े पहनाकर भेज देता है, ठीक है। द पेडलर अपीयर्ड वियरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर्स फाइन सूट्स। लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर ये चीज देखता है कि हाँ ये तो सच में वो आदमी नहीं है जिसका मैं वेट कर रहा था, तो जब वो उसे ब्रॉड डे लाइट में देखते हैं तो ही रियलाइज कि ही हैड मेड अ मिस्टेक। पहले जब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने मिस्टेक करी है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं उस पेडलर के ऊपर और उसको बोलते हैं कि तुम झूठे हो, तुम मेरे घर जानबूझ के आए एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैंड यू टू द शेरिफ, ठीक है। द पेडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, ही थॉट द मैन हैड डिसीव्ड हिम। अब उसको लगता है हमारे आयरन मास्टर को कि इसने मेरे को चीट करा है, तो वो उसे धमकी देता है कि अब ये जवाब तुम जाके शेरिफ को देना है, मैं तुम्हें शेरिफ को हैंड ओवर कर रहा हूँ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पेडलर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि देखिए साहब, मैंने तो कोई भी प्रिटेंड नहीं किया था कि मैं कोई और हूँ, आप ही जबरदस्ती लगे पड़े थे कि घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो, मैं तो तभी मना कर रहा था कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहता, तो ये हरकत जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। एंड ही वॉज सो पिस्ड ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ही वॉज सो पिस्ड ऑफ हमारा जो कैप्टन वो था पेडलर कि ही हैड नॉट बीन विलिंग टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस। उसने क्लियरली बोला कि देखो मैं आपके घर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए हो। ही सेज आप एक काम करो, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस से अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं रेडी हूँ यहाँ से जाने के लिए, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और वो यहाँ पर आयरन मास्टर को जब और गुस्सा करते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि देखो दुनिया ना एक रैट ट्रैप है, और वो यहाँ पर एक तरीके से उन्हें कर्स करते हैं कि आप मुझ जैसे गरीब इंसान का मजाक बना रहे हो, एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप भी किसी ना किसी बेट से अट्रैक्ट हो जाओगे और उस चीज़ के पीछे भागोगे, वो जो आपके लिए एक बिग बेट होगी, एंड उसके बाद आप भी जाकर उस ट्रैप में फंस जाओगे। तो एक तरीके से वो अपनी इस कहानी से उन्हें कर्स करना चाह रहा है कि आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, आप भी इस तरीके से फंस जाओगे। ये बात को सुनकर आयरन मास्टर जो है वो उसे कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब इतने में जितने में हमारा पेडलर जा रहा होता है, एडला को अपने पापा की ये जो बिहेवियर था कि उन्होंने उस आदमी को घर से निकलने के लिए बोल दिया, ये उसे अच्छा नहीं लगता। शी थॉट कि बड़ा अनफेयर हो जाएगा उस आदमी को यहाँ से भेजना, बिकॉज उन्होंने खुद से जबरदस्ती उसको फोर्सफुली परसुएड करा कि तुम घर चलो घर चलो घर चलो, क्रिसमस आ रहा है क्रिसमस आ रहा है क्रिसमस आ रहा है। और अब एकदम से जब तुम्हें रियलाइज होता है कि ही इज नॉट द वन यू वर आस्किंग टू बी हिम, एंड उसके बाद यू जस्ट टेलिंग हिम टू जस्ट गो अवे, तो वो कहती है कि आपने बुलाया है उसको क्रिसमस चीयर के लिए, तो एटलीस्ट गिव हिम दैट ट्रीटमेंट, जिस चीज के लिए आपने उसे बुलाया है कम से कम उसे वो तो एंजॉय करने दो। शी वांटेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ होमलेस वॉन्डरर ऑन क्रिसमस ईव, क्योंकि उसके लिए वो एक चैरिटी थी, ठीक है, इसके लिए वो एक चैरिटेबल केस था, तो उसको लगता है कि ये एक अच्छा काम है, ये एक पुण्य का काम है कि हमारे घर में हम एक होमलेस वॉन्डरर को रुकने दे, जस्ट बिकॉज हमने उसे क्रिसमस ईव के लिए प्रॉमिस किया है। और वो कहती है कि जिस चीज़ के लिए हम प्रॉमिस कर चुके हैं उस प्रॉमिस से अब हम बैकआउट नहीं करेंगे। तो वो पेडलर को रोक लेती है और उसके फादर जो हैं वो भी अपनी बेटी की लॉजिकल बात सुन के अग्री कर लेते हैं। अब जब दोपहर होती है तो एडला ने पेडलर को खाना दिया, अभी बेटा क्रिसमस ईव चल रही है, ही वॉज गिवन क्रिसमस, अब पूरे दिन उसको खाना खिलाया गया। एवरी टाइम द मैन यूज टू कम, ही यूज टू ईट स्लीप रिपीट, आता खाता सो जाता, आता खाता सो जाता, आता खाता सो जाता, ये करता रहा पूरे दिन, ठीक है। फॉर द एंटायर क्रिसमस ईव उसने 3 मील्स खाए और तीनों मील्स खाकर वो उसे सोता रहा, एंड इट लुक्ड एज इफ कि आज तक उसने जिंदगी में इतनी पीसफुल नींद, उसने आज तक जिंदगी में इतनी पीसफुल आराम जो है वो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ही वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। फाइनली बच्चे जब क्रिसमस ईव आती है तो जब क्रिसमस ट्री को लिट किया जाता है तो उस आदमी को उठाया जाता है, क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा किया जाता है और क्रिसमस प्रेजेंट्स एक दूसरे को दिए जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर एडला जो है वो हमारे आदमी को बताती है कि जो फादर का सूट उन्होंने पहना हुआ है वो उसका क्रिसमस गिफ्ट है, वो ये सूट को रख सकता है, ही डजंट हैव टू रिटर्न द सूट एंड इट वाज हिज क्रिसमस प्रेजेंट। और साथ ही साथ वो उसे ये कहते हैं कि अगर वो अगले साल भी इनके घर में आके क्रिसमस ईव मनाना चाहता है तो ही वुड बी वेलकम टू बी देयर, एंड दिस शोज दैट हाउ काइंड एंड जेनरस शी वाज। और ये दिखाता है कि वो लेडी कितनी ज़्यादा काइंड और कितनी ज़्यादा जेनरस थी टुवर्ड्स दैट मैन। अब ये बात बोलकर वो उन्हें थैंक यू बोलकर सोने चला जाता है।
अगले दिन सुबह आयरन मास्टर और उनकी डॉटर जो है वो क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन चर्च जाती हैं पूजा अपनी जो भी प्रेयर वगैरह होती हैं करने के लिए। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि उनके कंपनी में काम करने वाला एक क्रॉफ्टर जो था उसके घर में चोरी हुई है, और जो चोर की अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही उस पेडलर से मिलती है जो उनके घर में है। देयरफॉर उन्हें पता लगता है कि उनके घर के अंदर जो पेडलर है वो एक चोर है, एंड उनको ये रियलाइज हो जाता है कि जब तक तो वो घर जाएंगे शायद उनके भी घर का सामान चोरी हो चुका होगा। एंड समहाउ द फादर वाज वेरी एंग्री ऑन हर डॉटर कि कि तुम्हारे चक्कर में मैंने उस पेडलर को घर में रहने दिया, और देख लेना जब तक हम घर जाएंगे हमारा घर पूरा साफ होगा, हमारे घर में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, इससे हमारे घर का सारा सिल्वर वो लेकर अभी तक भाग गया होगा। और यहाँ पर वो एडला के लिए एक लाइन बोलते हैं, एडला यू टीच वर्स देन अ पार्सन। यहाँ पर अपनी डॉटर को बोलते हैं कि तुम तो एक पार्सन से भी गंदा पढ़ाती हो। पार्सन बच्चे रिलीजियस टीचर्स होते हैं, इससे तुम्हारे ज्ञान का क्या फ़ायदा, तुम देखना जब तक हम घर जाएंगे वो हमारे घर का सारा सामान चुरा चुका होगा। और एडला को अपने आप के ऊपर बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट सी फील हो रही थी कि यार मैंने उस आदमी को अपने घर पर क्यों रहने दिया, क्यों मैंने अपनी अच्छाई उस आदमी के लिए दिखाई, क्योंकि अब तक जब हम घर जाएंगे तो हमारे घर में मेरी वजह से सब चोरी हो चुका होगा, बिकॉज आई ट्रस्टेड दैट मैन। मैंने अपने फादर को बोला था कि इस आदमी को हमारे घर में रहने देते हैं। बट वेन दे रीच्ड होम, उनको जब वो जाकर अपने नौकर से पूछते हैं कि पेडलर ने क्या चोरी किया हमारे घर से, तो उनका जो वैले है यानी उनका जो नौकर है वो बताता है कि वो आदमी यहाँ से चला गया है, एंड रादर देन टेकिंग एनीथिंग अवे ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, ऑन द अदर हैंड ही हैज लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला। वो यहाँ पर एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया है। तो इट वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग कि यहाँ पर वो उनको उम्मीद थी, कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन, उनको लग रहा था कि वो यहाँ से कुछ लेकर जाएगा, लेकिन वो कुछ लेकर नहीं गया, वो कुछ देकर गया है। तो एडला जाती है और उस प्रेजेंट को खोलती है, तो बच्चे उस प्रेजेंट के अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप था, और उस रैट ट्रैप के अंदर वो देखती है कि उसने जो आदमी के क्रॉफ्टर के पैसे थे, द 10 क्रॉनर नोट या 30 क्रॉनर अमाउंट जो था वो उसके अंदर पड़ा हुआ था। उसके साथ ही साथ बच्चे उसके अंदर एक लेटर पड़ा हुआ था, ठीक है, जिस लेटर के अंदर वो एडला को लिखा गया था, जिसके अंदर ही थैंक्ड हर हार्टफुली कि यू आर द वन, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस कि मेरी ज़िंदगी जो है उसमें इतना बदलाव आ गया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस को रीपे करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर था, मैं एक भटका हुआ रैट ट्रैप सेलर था, और मैंने अभी तक सिर्फ चोरियां करी थी। आई हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर स्टीलिंग थिंग्स, आई हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर टेकिंग थिंग्स अवे फ्रॉम द पीपल, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन माय लाइफ टिल नाउ। ही सेज लेकिन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये तुम्हारी वजह से है कि मुझ जैसा एक रैट ट्रैप सेलर जो है वो एक रैट की पोजिशन से ऊपर उठा, एंड नाउ यू हैव गिवन मी द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैप्टन। ठीक है, ही सेज आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, तो आपने जैसे मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया है मैं भी बिल्कुल वैसे ही आपके लिए रहना चाहता हूँ। तो जैसे आपने मुझे ट्रीट किया मैं आपको सिमिलर ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी एंड रिक्वेस्टेड कि भैया तुम क्रॉफ्टर को वापस कर देना। ही सेड ही हैज़ बीन रेज्ड टू अ कैप्टन। ही सेज इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपने मुझे बिल्कुल वैसी ट्रीटमेंट दी जैसे आप एक कैप्टन को देते। नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड यू ट्रीटेड मी लाइक अ पुअर पर्सन, यू ट्रीटेड मी लाइक अ वेगाबॉन्ड। ही सेज आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ही सेज दैट इज़ वाई आई केम आउट ऑफ द रैट ट्रैप। ही सेज इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि मैं इस विशियस सर्कल से, ये विशियस सर्कल ऑफ रैट ट्रैप से, विशियस सर्कल ऑफ रैट ट्रैप, ही सेज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू कि मैं इस विशियस सर्कल ऑफ रैट ट्रैप से बाहर आ पाया हूँ एंड जिसमें मैं फंसा हुआ था। और लास्ट में इसीलिए वो लेटर को कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से साइन करता है, ये दिखाने के लिए दैट इट इज बिकॉज ऑफ द लेडी एडला, जिसकी वजह से ही हैज रेज्ड टू द लेवल ऑफ अ कैप्टन। समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। ये स्टोरी यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चे नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर कि ये चैप्टर आप लोगों को क्या टाइटल को कैसे जस्टिफाई करता है। तो बच्चे रैट ट्रैप, दी रैट ट्रैप इसका एक अप्रोप्रिएट टाइटल है क्योंकि स्टोरी है एक रैट ट्रैप पेडलर के बारे में। द ऑथर हैज यूज्ड द मेटाफर ऑफ अ रैट ट्रैप। यहाँ पर इंसान की जिंदगी को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, ठीक है, कंपैरिजन किया गया है बच्चे, वो भी कैसा, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है रैट ट्रैप का जिंदगी से दिखाने के लिए। ह्यूमन प्रेडिकामेंट, बेसिकली ह्यूमन नेचर दिखाने के लिए कि इंसान किस तरीके से चूहे पकड़ता है लेकिन चूहे जैसा खुद है, चीज़ों के पीछे भागता है और फंस जाता है।
Just as the rat is fooled by bait and gets trapped, most human beings also fall into the traps of material benefits. इंसान भी materialistic चीजों के पीछे पागल हो जाते हैं. ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ इंसिडेंट जहाँ पे आदमी जो है वो भी अपनी ग्रीड की वजह से ट्रैप हो जाता है. तो टाइटल जो है वो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सेट बैठता हुआ टाइटल जो है बच्चे स्टोरी का दिया गया है. इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है बच्चे? तो स्टोरी से मैसेज हमें एक यूनिवर्सल मैसेज मिलता है कि असेंशियल गुडनेस, एक इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो आप प्यार से, रिस्पेक्ट से और काइंडनेस से जगा सकते हो. अब यहाँ पर पेडलर कैसे बदला, पेडलर में कैसे चेंज आया? बिकॉज एडला ने उसको अच्छे से ट्रीट किया. एडला ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया होता तो वेगाबॉन्ड में भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते. इट हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रेडिकामेंट. मटीरियल बेनिफिट्स आर द ट्रैप्स जिसमें बहुत सारे ह्यूमन जो है वो गिर जाते हैं. ह्यूमन बींग्स डू हैव अ टेंडेंसी टू रिडीम देमसेल्व्स फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे. इंसान नेचुरली बुरा नहीं है. दे हैव अ वे टू कम बैक. उनके पास एक तरीका है अपने आप को गलत रास्तों से बचाने का, लेकिन वो तभी कर पाते हैं जब उनको कहीं ना कहीं से उस चीज़ को करने का एक प्रोत्साहन मिलता है, वो चीज़ करने का उन्हें कहीं ना कहीं से एक एनकरेजमेंट मिलता है. और वो एनकरेजमेंट बच्चे हम इस चैप्टर के अंदर एडला के थ्रू देख पा रहे हैं कि एडला ने यहाँ पर हमारे रैट ट्रैप सेलर को वो एनकरेजमेंट दिया है. ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टच द टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड. तो बच्चे ये प्रॉपर डेफिनेशन है ऑफ द रैट ट्रैप कि रैट ट्रैप भी जैसे हमारी जिंदगी में हमें रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग देता है, ये सब हमारे लिए वो टेम्पटेशंस हैं. जैसे चूहे के लिए चीज़ और पोर्क राइंड्स होती हैं. एंड इसे इन सब चीज़ों से जब हम टेम्प्ट हो जाते हैं तो ये बेट हमारे ऊपर बंद हो जाती है और हमारी ज़िंदगी का अंत वहीं पे हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ अदर्स इन दिस वे. और जब भी यहाँ पर जैसे बेटा सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं जो इसको होता था कि दूसरों के बुरे के बारे में सोच कर जब ये खुश होता था तो बच्चे से सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं. तो इसको बड़ा ही सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था जब ये बाकी लोगों के बारे में उल्टा सोचता था. व्हेन ही यूज्ड टू थिंक नेगेटिव या इल अबाउट द वर्ल्ड. हाउ कैन द पेडलर डिस्क्राइब द वर्ल्ड? तो बच्चे पेडलर जो है वो बेसिकली अपने लिए ये कहता है कि मेरे लिए तो ये वर्ल्ड जो है वो अनजस्ट और हॉस्टाइल रहा है, मेरे से तो ये वर्ल्ड जो है वो हमेशा खफा रहा है. Select the word that matches the reference to riches and joys, shelter and food. बच्चे ये सब क्या है? ये सब ऑप्शन that matches the references, riches and joys, shelter and food. बच्चे ये सब क्या है? ये सब मटीरियलिज्म है, ये सब दिखाने की चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं. They give one extract does not talk about how people treated the peddler, the philosophy of rat trap seller, the characteristic of the peddler, the monotony of peddler's life. तो बच्चे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एक चीज़ जो यहाँ देखने को नहीं मिलती वो है दी monotony of peddler's life. हमें ये चीज़ नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलती कि उसकी लाइफ जो है वो कितनी लोनली है. उसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं कि लोग उसे कैसे ट्रीट करते थे बुरा. रैट ट्रैप के सेलर में क्या था और उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है तो उसे कैरेक्टर के बारे में भी हमें पता लगता है कि ही वाज अ सिनिस्टर पर्सनालिटी एंड ही यूज्ड टू गेट हैप्पी व्हेन पीपल यूज्ड टू बी ट्रैप्ड इन अ रैट ट्रैप. ठीक है, तो हमें उसकी लोनली लाइफ के बारे में खास कुछ पता नहीं लगता, बाकी सब हमें इसके अंदर पता लग जाता है. सवाल है बच्चे, वाई डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज नॉट वेरी काइंड टू हिम? बेटा बिकॉज वो पुअर रैट ट्रैप सेलर था, वो शाबी रक्स पहनता था. ठीक है, वो नॉट प्रेजेंटेबल. और यहाँ पर आप वही वो रोड साइड स्टैंड की स्टोरी भी ला सकते हो कि यहाँ पर वो रिच वर्सेस पुअर का जो डिवाइड है वो आप लोगों को बहुत क्लियर इस स्टोरी के अंदर देखने को मिल जाएगा. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस ही वॉज नॉट लाइक्ड मच बाय दी पीपल. अब यहाँ पर बच्चे सवाल देखिए, डिस्क्राइब द क्रॉफ्टर्स मीटिंग विद द रैट ट्रैप पेडलर. तो बच्चे जो क्रॉफ्टर था उसने रैट ट्रैप पेडलर को शेल्टर दिया उस रात को रुकने के लिए. ही वॉज अ वेरी हॉस्पिटेबल होस्ट विद द पेडलर. उसने उसे बड़े ही अच्छे तरीके से अवभगत करी, खाना खिलाया, सिगार दिया, कार्ड्स खेले, बातें करी, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ लोनली मैन. He gave the peddler supper यानी dinner, tobacco to smoke, played card with him and even shared his confidences with him. Basically उसकी secret information जो थी वो भी उसके साथ share करी. तो he was a good host. ठीक है, he was a generous man
येट अ गलिबल वन। ठीक है, वो अच्छा तो जरूर था लेकिन साथ ही साथ वो बहुत जल्दी बुद्धू बनने वाला भी इंसान था कि उसने बहुत जल्दी अपनी सीक्रेट बातें जो हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखा दिया कि कहां पर पड़ा है। दिस शोज दैट द मैन वाज जेनरस येट अ गलिबल वन एंड बेसिकली वो एक डेस्परेट वे फॉर अप्रिसिएशन। उसको भी चाहिए था कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे कि यू नो आई हैव डन समथिंग गुड, मैंने भी पैसा कमाया है, क्योंकि वो भी अकेले रहते थे और हर इंसान को अपनी अचीवमेंट्स शेयर करने में अच्छा लगता है। Why did the crofter show 30 kroner note to the peddler? 2016 में ये सवाल आया है। The crofter was too happy to get someone to talk in his loneliness, क्योंकि वो भी बड़े अकेले थे, तो he was generous with his confidences with the peddler। तो उसने ऐसे बातों बातों में अपनी सच्चाई उसके सामने उगल दी। The stranger must have seemed doubtful, तो crofter ने वो लेदर पाउच खोला जो नेल के ऊपर पड़ा था और उसे 30 kroner दिखाए। तो यहाँ पर बच्चे आप ये कह सकते हो कि वो अपने वैलिडेशन ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो अपनी वैलिडेशन फॉर अचीवमेंट्स, ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स की जो वैलिडेशन थी उसको एक तरीके से गेन करने की कोशिश कर रहे थे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी प्रेज्ड बाय समवन कि वाओ आपने इतना पैसा कमाया, लेकिन इट बैकफायर्ड। ये क्या हो गया, ये उसके ऊपर बैकफायर कर गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, द नेक्स्ट डे द मैन टुक अवे हिज मनी एंड वेंट अवे। What brought about a change in the life of the peddler? ऐसा क्या हुआ कि पेडलर की जिंदगी बदल गई? बच्चे, एडला की warmth, sympathy and compassion brought about a change in the life of peddler। एडला ने बड़े ही अच्छे से ट्रीट किया, sympathetic थी वो, काफी compassionate थी। He is touched by the kind treatment एडला gives him, despite knowing कि उसकी real identity क्या है। तो basically बच्चे देखा जाए तो it was a selfless act on her part, without being, it was a non-judgmental thing। उसको जज नहीं किया जैसे बाकी दुनिया करती थी, एंड उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट किया। इनफैक्ट उसको अगले साल आने का न्योता भी दे दिया कि तुम अगले साल भी आ जाना। ये जो हिडन गुडनेस थी उसकी हार्ट की बच्चे, वो जाग जाती है व्हेन ही रियलाइज कि यू नो द लेडी हैज एक्चुअली ट्रीटेड हिम लाइक अ ट्रू कैप्टन एंड ही वांटेड टू गिव बैक द रिस्पेक्ट he was given। और वो वही रिस्पेक्ट वापस देना चाहता था जो उसको दी गई है। वो एडला को इतनी जल्दी धोखा नहीं दे सकता था। he could not cheat एडला because he realized that the lady has shown so much confidence in him कि ऐसी हरकत तो उससे नहीं हो सकती थी। Now the last question बच्चे, the peddler believed that the whole world is a rat trap। How did he himself get caught in the same? तो बच्चे इसमें आप समराइजेशन वाला आंसर लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बच्चे पेडलर जो है वो यही सोचता था कि दुनिया जो है वो रैट ट्रैप है, एंड ही इज ऑल्सो you know when he was stuck with the idea that the whole world was nothing but a big rat trap, it only existed to set baits for people। उसका मानना था कि दुनिया में ये सब चीजें सिर्फ बेट बनाने के लिए ही रखी गई हैं। When someone let himself be tempted to touch the bait, वो बेट उससे बंद हो जाती है जैसे चूहे का पिंजरा उसके ऊपर बंद होता है, and then everything comes to an end। But in this view of life is true only the peddler himself, but this view of life is true only of the peddler himself and no one else in the story। ये सिर्फ उसका मानना था, बाकी स्टोरी में किसी का भी नहीं। वो 3 10 kroner नोट्स जो थे बच्चे ओल्ड क्रॉफ्टर के, वो एक बेट की तरह थे जिसके अंदर वो फंस जाता है जब वो पैसे चुरा लेता है। ही गेट्स लॉस्ट इन द बिग फॉरेस्ट, जो उसके लिए एक रैट ट्रैप जैसा था, और फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, एंड उसको पता लग गया था कि सिंस आई एम ट्रैप्ड इन दिस इम्पेनेट्रेबल ट्रैप आई कैन नेवर कम आउट ऑफ इट। मैं इस जगह से कभी भी जो है बाहर नहीं आ पाऊंगा। He had let himself be tempted by a bait that had been caught in the rat trap। He realized कि फॉरेस्ट जो है उसके ऊपर बिल्कुल वैसे बंद हो गया है जैसे वो एक impenetrable prison हो जिससे आप निकल नहीं सकते हो, which he thought he could never escape, and he accepted his fate कि हाँ मैं आज यहाँ मर जाऊंगा। The theme of the story rat trap is that most human beings are prone to fall into the trap of material benefit। इसका मेन थीम यही है कि इंसान जो है वो बहुत वल्नरेबल है कि वो ऐसे मटेरियल बेनिफिट में फंस जाता है, लेकिन लव एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी भी इंसान को चेंज कर सकती है, बिकॉज वो उसकी एसेंशियल गुडनेस को निकालेगी। सो इवन दो द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज काइंड एंड हॉस्पिटेबल टू हिम, वो उसके ट्रस्ट को ब्रेक करता है और उसके पैसे चुरा कर चला जाता है। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन ऑल्सो, लेकिन जब एडला विल्मिंसन ने उसको समझाया, उसका जो कंपैशन था, इट ब्रॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज नेचर, और उसकी ह्यूमन क्वालिटीज जो थी, जो कहीं ना कहीं बच्चे लेटेंट थी, जो भले ही कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, वो बाहर आती हैं, एंड इट डिसाइड्स टू चेंज हिज लाइफ फॉर गुड।
ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ आप लोगों का ये लेक्चर भी बच्चे यहीं पर आकर हो जाता है खत्म। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड द स्टोरी इज एंटायरली क्लियर टू यू। आप लोगों के बच्चे डाउट्स अगर आपको कोई है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोगों के बच्चे मेरे पास टाइगर किंग और थर्ड लेवल के जो समरी नोट्स हैं वो चेक करने के लिए आ गए हैं, तो मैं एक बार उन नोट्स को प्रूफ रीड करूंगी बच्चे आप लोगों के लिए, और प्रॉब्ली आप लोगों को इस के नोट्स आज की क्लास के साथ ही मिल जाएंगे। एंड ये जो क्लास हमने आज करी है इसके नोट्स आपको अगली क्लास के साथ मिलेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन इसमें रह गए वो आप लोगों के समरी नोट्स में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चे हमारी आज की क्लास हो जाती है यहीं पे खत्म। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप सब लोगों से लेना चाहती हूँ विदा। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।